तो चलिए, वीरू ने हिंट दे दिया। आज का सेशन थोड़ा सा दिक्कत भरा है। निफ्टी इंट्राडे आपकी स्क्रीन्स पर एक पस्त शुरुआत हुई, सेकेंड आधा दिन तो ठीक ठाक निकल गया, पर अचानक वो प्रेशर सेकेंड हाफ में माउंट होते ही चला जा रहा है। इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट 200 185 अंकों के दबाव के साथ नियर डेज लोज आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मार्केट की डिटेलिंग पे आऊंगा, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर आऊंगा। पहले वीरू के पास चलते हैं और समझ लेते हैं आज के इस 1.5 घंटे में किस तरह का शो लाइनअप है। जी हाँ आशीष, आज पहले हाल तो खैर इस वक्त नाजुक ही है, लेकिन इस नाजुक हाल में क्या हम पिक करेंगे, किन के द्वारा पिक करेंगे, जरा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद रहेगा आज पूरा का पूरा पैनल, जिसमें मौजूद होंगे आज धर्मेश कांत, उनसे करेंगे बातचीत फंडामेंटल नोट पे, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते और अमित सेठ होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ हमारे साथ आज रचना वैद्य और कविता जी और स्नेहा सेठ हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज टेक्निकल डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ होंगे आशियाना हाउसिंग के डायरेक्टर वरुण गुप्ता। उनसे एग्जैक्टली जानेंगे कि इस वक्त इस स्पेस में जो कि अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और क्या चल रहा है, ये इस बार के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन कैसी हैं, बुकिंग्स कैसी हो रही हैं, सब पर करेंगे बातचीत। उसके बाद एग्जैक्टली ये जो TCS अपने नंबर्स की तरफ बढ़ रहा है, आज शाम को नंबर्स आएंगे, इन नंबर्स को खेलने का एक जरिया क्या है आपके पास, आप कैसे इसको ऑप्शंस में खेल सकते हैं, इस पे करेंगे बातचीत। आज राजेश पालवी जी से एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ होंगे और उसके बाद हम आज जोमेटो पे एक खास डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में हमारे साथ इस स्टॉक पे बार बार अपना मत रखने वाले आशीष चतुर्मुता JM फाइनेंशियल से होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। उसके बाद सस्ता ऑप्शन और 4 का चौका में FNO सुपरस्टार, 4 का चमत्कार मिड कैप फंड क्रमबद्ध तरीके से आएगा। आज मानस, रचना, स्नेहा और धर्मेश कांत एक एक करके सारी की सारी कॉल्स देंगे। फिर उसके बाद हमारे साथ हर्ष उपाध्याय आएंगे, CI इक्विटी, कोटक महिंद्रा AMC के, उनसे करेंगे बिग मार्केट वॉइसेस में बात। फिर उसके बाद BTST ट्रेड और साथ ही साथ निफ्टी की क्लोजिंग रणनीति इस हफ्ते के लिए क्या रहेगी। आशीष पानी पीजिए आप, मुझे लग नहीं रहा 1.5 घंटे में इतने कुछ हम निपटा पाएंगे। इस तरह का एक्शन पैक्ड शो खड़ा है हमारे सामने, मजेदार होगा। भाई साहब, दिक्कत भारतीय बाजारों में अच्छी खासी है, 3/4% से ज्यादा का दबाव है। हम ऐसे तो देखेंगे तो पूरे एशिया को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर एशिया ने कल ऑलरेडी माल झेल रखी है जब वो US के इन्फ्लेशन प्रिंट्स आए थे, तो हमने वो मिस आउट कर दिया था। तो असल में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमने जो मिस आउट कर दिया था उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, दबाव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। वैसे अगर कल का सेशन में वो इंप्रूवमेंट नहीं आता और हम एक्चुअली ट्रेड कर रहे होते तो इससे ज्यादा दिक्कत आ सकती थी। तो ठीक है, 3/4% का दबाव कमजोर, और स्क्रीन देख के थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जरा एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा निफ्टी की। अक्रॉस द बोर्ड दबाव, कोई हैवीवेट HDFC बैंक जोड़ दीजिए, उसमें कोई दूसरा बैंकिंग हैवीवेट ICICI जोड़ दीजिए, उसमें कोई इन्फी, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, ITC, ये तरह के स्टॉक्स हैं जो, ये तो अभी 5 ही देख रहे हैं। डॉक्टर साहब स्क्रीन को और बड़ा करके दिखाइएगा, 10-10 वाले, तो आपको दिखेगा ज्यादातर हैवीवेट सब पेन में आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो स्क्रीन थोड़ी दिक्कत भरी। अब वीरू से जान लिया जाए पहले सिंगल आउट करके निफ्टी का अप्रोच। वीरू, पेन है, हमारा सुबह का पहला बेस वायलेट हुआ, बड़े बेस की तरफ सरका है हम लोग, मोटा मोटी उसकी सैंक्टिटी डिफेंडेड है। हमारा बड़ा बेस था 618, 581, 554 के जोन्स, और उसी जोन्स के आसपास इस समय आके थमे हुए हैं। वीरू, ये बड़े बेस पे आके बैठ जाना, एक सेशन तो कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं। अब इन लेवल्स पर बनते क्या रणनीति है, डेटा पॉइंट्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स के मूड माहौल को गॉज करके निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं? देखिए आशीष, मेरा जो मत था कि बेस 1 शायद काम कर जाए, और क्योंकि हमारा सेटअप बहुत, देखिए पिछले सेशन में आशीष बुधवार को हमने ऑल टाइम हाई छुआ था, तो मैं अभी शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल मैं अभी भी नहीं करूंगा, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम कब तक रखें। पहला बेस था वो वायलेट हो गया, क्योंकि वो ऑप्शन बेस था 690, 646। एक लेवल था आशीष, सेकंड बेस, प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाइएगा, 544।
निफ्टी का लो आशीष अब तक 544 ही रहा है, ठीक है। 544, 509, 490 क्या है? यहां से अगले 50 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री क्या है? अगले 50 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री में आपका 10 डेमा है। अगले 50 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री में आपका इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स का सबसे बड़ा जोन है। तो मैं आशीष यही कहूँगा कि मैं जो बुधवार को या फिर सोमवार को या फिर मंगलवार को बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख रहा था या फिर आज इस मॉर्निंग में भी रख रहा था, मैं ये अपनी अप्रोच एज ऑफ नाउ सिर्फ 544 और 509 तक कायम रखूँगा। इसके नीचे बाय ऑन डिप्स मैं फिलहाल नहीं कहूँगा। अभी भी आप अपनी लॉन्ग को होल्ड कर सकते हैं, बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे 544 और 509 सरेंडर हो जाए तो अपनी पोजीशंस को काट के जाइएगा। 544 और 509 ये मेरा कन्विक्शन का इन लॉन्ग ट्रेड्स पे आखिरी जोन है। देखिए आशीष, अभी भी निफ्टी का 10 डेमा छुआ भी नहीं है। 20 डेमा प्लेस्ड है करीब करीब आपका 22396 के जोन में, और क्योंकि ये पुट राइटर का जोन, ये 10 डेमा का जोन, ये वीकली और मंथली पुट राइटर्स का जोन, मैं एज ऑफ नाउ शॉर्ट नहीं कहूँगा। हाँ, रिस्क आप कम कर सकते हैं। 544 के नीचे, 509 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर लॉन्ग कैरी मैं नहीं करूँगा आशीष। और आप जरा इस वक्त के पुट्स के स्टैट्स देखिए। मैं इसलिए अभी शॉर्ट नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी जरा प्लीज़ आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइए। आज इंट्राडे के पुट्स के वो ये कह रहे हैं कि 500 की पुट में इस डिप के बाद अभी भी राइटिंग हो रही है आशीष। आपकी स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाई आएंगे, जरा प्लीज़ एक बार 22,500 की पुट देखिए। इसमें आई थिंक स्क्रीन पे नहीं है, बट कॉल राइटिंग सिवियर है। बट आशीष, जब तक स्क्रीन पे 544, 509 है, पुल बैक की गुंजाइश इस क्लोजिंग में भी बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है मेरे मुताबिक आशीष। 544, 509 जब तक इसके ऊपर कामकाज हो रहा है, जब तक इसकी सैंक्टिटी मेंटेन कर रहा है, तब तक पुल बैक की गुंजाइश है। तो जो होना था वो शायद लार्जली हो गया। वॉच आउट करेंगे इन लेवल्स को कीनली। अच्छा, अच्छी बात ये आज लार्जली लार्ज कैप्स में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होगी, लार्जली लार्ज कैप्स में दबाव होगा। ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्गर स्टेट पे है। जब निफ्टी 3/4% से ज्यादा दबाव में है, मिड कैप्स फ्लैटिश टेरिटरी पर, इवन स्मॉल कैप फ्लैटिश जोन पे आपको ट्रेड करते हुए नजर आए। पर हाँ, इंडेक्सेस के लिहाज से ब्रेथ थोड़ी सी वीक ही है। शायद 3:5 का रेशियो कह लीजिए, वो डिटेरिएट हो गई जब अचानक वो प्रॉफिट टेकिंग आई थी ब्रॉडर मार्केट्स में। ऊपर बाजार में आई थी तो इधर भी दबाव आया। निफ्टी बैंक प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे। अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है भाई। एचडीएफसी बैंक वेडनेसडे को दिक्कत कर गया था, बाकियों ने सपोर्ट किया था। आज चाहे एचडीएफसी देख लो, चाहे आईसीआईसीआई देख लो, इवन एसबीआई की गली में चले जाओ, आज थोड़ा सा दबाव है। पर फिर भी आज सुबह जो 2 बेस की बात हुई थी, मेरे ख्याल से इसने वीरू पहले बेस को ही वायलेट नहीं करा है, वहीं आपके थमा थमा नजर आएगा आपको। मेरे ख्याल से आज सुबह का बेस था 710 से 531 के लेवल्स, 550 के आसपास के जोन्स पर ही आके थमे। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक जो हमारे पहले बेस की रेंज में बैठा हुआ है इस समय? देखिए आशीष, जिस प्रकार का ग्लोबल मार्केट का सेटअप था, जिस प्रकार से निफ्टी गिरा है, उस तुलना में अगर आप देखें निफ्टी बैंक डाउन अबाउट आई थिंक 0.80% है, तो उसकी तुलना में तो ये कम गिरा है। बट मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर हम सेकंड बेस का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम बाइंग एफर्ट्स तब तक ही रखेंगे। और अगर आपने सुबह आपने यहाँ पे अगर बॉटम पे लिया भी होता ना बेस के आसपास, तो एक पुल बैक ट्रेड मिला था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। बट अभी हम क्योंकि बेस 1 की ट्रेजेक्टरी में है, चांसेस है कि अगर आप ये बेस 1 तोड़ दें, आई मीन 531, 490 की ट्रेजेक्टरी तोड़ दें आशीष, तो आप सेकेंड बेस को टच करने जाएं। क्यों? अब सेकेंड बेस क्या है? अगर आप ड्रॉ कर ले अपनी डेली चार्ट्स पे, तो सेकेंड बेस डोमिनेट कर रहा है, मतलब आपका यहाँ पे आता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 48,200 के आसपास। तो आप उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि उसको अवॉइड कीजिएगा। बैंक निफ्टी टिल द टाइम 48,550, 48,490 के ऊपर है, तब तक स्टेबल रह सकता है। अटेम्प्ट वो जो था ना आशीष बाय ऑन डिप्स का, वो बेस 1 तक ही रहेगा। यहाँ पे बेस 1 टूटने पर चांसेस हैं कि जो सेंटीमेंट परसिस्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द मार्केट में, वो शायद इस पर भी हावी हो जाए और ये 300 पॉइंट का डिप देखकर बेस 2 को टच कर ले। बट जो बाइंग एफर्ट्स थे वो सिर्फ 531 आज का लो और 490 तक, वहीं तक रहेंगे। आशीष, आपकी स्क्रीन पे भी पुट ऑप्शंस के स्टैट्स आएंगे।
वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा पेन हालांकि निफ्टी बैंक के बाहर के स्टॉक फ्यूचर्स में है, बट स्टिल 450 आखिरी जोन है। आपकी स्क्रीन पर 48,500 की पुट आएगी। यहाँ पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई करीब 22,95,000 का है और हमें सिर्फ यहीं तक अपने लॉन्ग ट्रेड्स या फिर बाय ऑन डिप्स के एफर्ट्स को रखना है। आशीष, ये है निफ्टी बैंक की अब इस समय की फ्रेश रणनीति, क्या वॉच आउट करना है वो सब डिटेल में चर्चा। लाइए आज के बजिंग स्टॉक्स अब आपको दिखाता हूं। प्रोड्यूसर साहब क्या बना कर लाए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कमजोर बाजार है तो डॉक्टर साहब लूजर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स, इसकी सुबह ही अपन चर्चा कर रहे थे। यूएस एफडीए का ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, खामियाजा 4% का दबाव, दिक्कत में वार्निंग की तरफ बढ़ सकता है, इसीलिए बाजार थोड़ा सा नर्वस। मारुति सुजुकी 0.3% का दबाव, टाइटन 2-2.25% के आसपास ही कमजोरी है। चैनल पे इस हफ्ते की शुरुआत से चर्चा हो रही है, आमतौर पे गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग प्रीएम्प्ट करके ज्वेलरी बाय करते हैं। अब इस तरह की ताबड़तोड़ इजाफा हो चुका है कि ज्वेलर्स माल बेच नहीं पा रहे हैं, ऐसे तमाम इंडस्ट्री चेक्स हाईलाइट कर रहे हैं। खैर टाइटन 2-2.25, आज बाजार का मूड भी खराब है तो बहाने से ही बैठ जाते हैं। 2-2.25% दबाव में वैसे टाइटन एक्चुअली है। वो लास्ट कौन सा था, मिस कर गया। खैर पेज इंडस्ट्रीज 3 अच्छा वोडाफोन आइडिया था तो जल्दी हटा दिया आपने। वोडाफोन आइडिया पे तो चर्चा करनी बनती है, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया, बट ऑब्वियस था एफपीओ के थ्रू बचे हुए 18,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं तो दिक्कत वाली कहानी थी। पेज इंडस्ट्रीज 3% दबाव, लॉरस लैब 3.25%, बलरामपुर चीनी 2.25%, गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे 2.5% कमजोर। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आई एम श्योर शो के दौरान इन पे चर्चा हो रही होगी। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, वो बड़ी आशा Q4 अपडेट, अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम और हाईलाइट सीक्वेंशियली यानी कि Q&Q प्रॉफिट मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, लग रहा है कि वो प्राइस वॉर्स अब खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री सैनिटी की तरफ लौट रही है। IRCTC 4% मजबूत है, सिंजीन 0.25% उछाल और इंडियन होटल्स 2.5% मजबूत, HAL में 2.5% की मजबूती है, BEL में 2.5% का उछाल, हिंदुस्तान कॉपर सब सरकारियों का जलवा है 2.5% उछाल और क्रॉम्पटन कंज्यूमर 2.25% के आसपास मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। अब एक काम करा जाए वीरू, अपन ने निफ्टी मैक्रो सब डिस्कस कर लिए, निफ्टी बैंक, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे चलें। और ये जो पैनल आपको इस समय, अरे वाह आज तो 3-3 मामला लग रहा है, ये जो पैनल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इनसे जान लिए जाए इस समय के बढ़िया से पिक्स। चलिए रचना जी सबसे पहले बैठी दिख रही है। रचना जी आपके साथ शुरुआत, क्या लेकर आई हैं आज? जी गुड आफ्टरनून। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ओवरऑल मार्केट में तो डेफिनेटली वीकनेस है और निफ्टी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बट देयर आर सम रीजंस कि जो अभी मैं लॉन्ग ट्रेड दूंगी, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शॉर्ट करने के लिए थोड़ा लेट हो चुका है। इस शो में इस टाइम पे मैं फ्रेश शॉर्ट ढूंढने जाऊंगी तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं लॉन्ग देना चाहूंगी। और उसमें एक काउंटर है भी जहां पे लॉन्ग बन रहा है, विच इज डिविसलैब। डिविसलैब का फ्यूचर्स जो है यहाँ पे प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है एंड इट इज अराउंड 3787 फ्यूचर्स पे। तो यहाँ पे अगर 35 रुपए का एसएल लगाया जाए, करीब करीब 3755 का एसएल अगर लगाया जाए और ऊपर की साइड 70 रुपीज का टारगेट बनाया जाए, तो हम यहाँ पे 3860 का टारगेट दे लेके चल सकते हैं एंड यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। सो 3755 इज द स्टॉप लॉस एंड 3860 इज द टारगेट। ओके। और रचना जी को बिल्कुल आशीष के बगल में विंडो में इसलिए रखा है ताकि ऊर्जा कम खर्च हो, बैटरीज कम खर्च हो, तुरंत आवाज़ पहुंच जाती है भोपाल से भोपाल। कविता जी हमारे साथ मौजूद है। कविता जी आपका कॉल क्या है इस वक्त का? नोएडा से इंदौर भी पहुंच जाती जल्दी क्या? अभी रुकिए अभी। नहीं ऐसे कैसे रुकिए? नहीं नोएडा से इंदौर तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो फिर ये लॉजिक बैठ नहीं रहा भाई साहब आप। कविता जी आपका टॉप कॉल। उन्होंने म्यूट कर रखा है। कविता जी अनम्यूट ही हूं मैं। हाँ ठीक है मैं आपके कन्विक्शन को जज कर रहा था, बताइए। कोई बात नहीं। अच्छा फाइन। सो एज लाइक नो डाउट आज मार्केट हम बिल्कुल 10 EMA के पास आके खड़े हुए हैं, बट मुझे लगता है एज ऑफ नाउ पोजिशनल एक ट्रेड आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दीपक नाइट्राइट की पोजिशनिंग काफी अच्छी है
आप देखिए लास्ट 3 मंथ्स का इसने एक अच्छा करेक्शन दिया और इस महीने हमने एक अच्छे मूव बनते हुए देखे हैं और काउंटर अपने 2300 लेवल के ऊपर जाकर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है। तो लिटिल पोजिशनल माइंडसेट के साथ मुझे लगता है अगर 1 या 2 दिन का नजरिया भी रखें तो काउंटर अपसाइड मूव देता हुआ दिख सकता है। 2450 2460 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अंटिल काउंटर 2260 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग की जा सकती है। ये दीपक नाइट्राइट खरीदारी करने का मन, पोजिशनरी अच्छा लगता है। स्नेहा जी, आपकी प्रेफर्ड पिक मैम? अगर आप इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो बीपीसीएल ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब मुझे लग रहा है करके कि 555 560 जोन के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है अराउंड 608 के आसपास ये काउंटर सरपास कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप लॉन्ग करें। एक 585 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग जाना है, टारगेट अराउंड 640 तक के रहे। ओके, सारी अभी तक बाय कॉल ही हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से कॉल क्या रहेगी, शॉर्ट या फिर बाय? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए खरीदारी करने का ट्रेड होगा, एचएल पे खरीदारी करनी है जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 3570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और टारगेट 3850 3850 के सेट करने हैं। तो एचएल में खरीदारी करनी है, कैश लेवल्स है। 3700 वाला कॉल ऑप्शन 3700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है वो ऑप्शन, वहां पर 54 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 160 रुपए 160 की टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL पसंद आ रहा है मानस को, चाहे तो 3700 का कॉल भी खरीद सकते हैं। वीरू, ये पूना से कोई कोरियर आएगा? पुणे से? हाँ। नहीं मेरे को आएगा आएगा। वो एक आया पूरन था पोली का दिवाली पे। ड्यू है, पता नहीं बहुत दिन लग रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहा कोरियर। सतपति साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, वो कुरियर वाला कोई नहीं, मैं खुद हूँ, मैं खुद लेके आऊंगा। मैं खुद कुरियर लेके आऊंगा, मुझे पता है पुरनपोली ड्यू है। आशीष जी देखिए, आज नजर जो है वो रहेगी IRCTC पे। IRCTC हमारा टॉपिक था फॉर दिस मंथ और मुझे लगता है आज इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट का लेवल था 1050 का, 1060 के ऊपर ये फ्लोट हो रहा है। आज का डेटा भी देखे तो ऐसे मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग एडिशन है, 10% गेन था, गेन है ओपन इंटरेस्ट में और प्राइस भी अच्छा खासा स्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्लैग फॉर्मेशन है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1100 का। सो इट्स अ बाय अबव 1050, सो आई विल कीप माय स्टॉप लॉस एट 1040। सो 1040 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC बाय करे और इसका टारगेट रहेगा 1100 प्लस का। ओके, आपका IRCTC। अच्छा, ये IRCTC जो मैं वो देख रहा था, मतलब सुबह ये मानस की कॉल थी, इसने अच्छा भी किया, बहुत अच्छा ट्रेड था ये एट 1061 फर्दर। इसको अगर आप राजेश जी यहाँ पर पकड़ते हुए। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। आज प्रेशर, ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर, US मार्केट का बिहेवियर, इन्फ्लेशन की फिगर्स जो कंसर्न्स पैदा करके गई थी वो अब इंडियन मार्केट्स पे हावी होते हुए ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है क्या आपके मुताबिक? आपका सेंस क्या है और क्या अपॉर्चुनिटी इस प्राइस में देख रहे हैं? आपका कॉल क्या रहेगा आज का? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून आशीष जी, सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, मार्केट में प्रेशर तो है और ये मार्केट का ट्रेंड रहा है पिछले 4-6 महीने से कि हर प्रेशर में बाइंग हो रही है। बहरहाल जिस तरीके से वैल्यूएशन मल्टीपल्स और मार्केट ट्रेड करें तो वहाँ जिटरीनेस आता है। डोमेस्टिक तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास प्रॉब्लम है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ भी रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसको पास ऑन होने देगी नहीं, तो इन्फ्लेशन का उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं इंडिया में। अब कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं बट 3 से 4 महीने का इन्वेंट्री का लैग इफेक्ट रहता है, तो Q4 और Q1 भी मोर और लेस हायर कमोडिटी प्राइसेस के साथ भी निकल जाएगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स से वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो समझ से थोड़ी परे वाली बात हो गई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में US बॉन्ड यील्ड को लेकर हुई है। एक तो 4.5 के ऊपर भाग गया है, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर जा रहा है और साथ में फिर इक्विटी के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ चलता नहीं है। गोल्ड सिल्वर में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है तो थोड़े मिक्स्ड क्यूज है, कंफ्यूजिंग क्यूज है ग्लोबल मार्केट का, उसका थोड़ा प्रेशर अपने यहाँ देखने को मिल रहा है।
आज का जो फॉल है मुझे लगता है बहुत हद तक जो मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आए हैं उसको लेकर के हो रहा है, क्योंकि शायद वर्डिंग ऐसे है कि रिट्रोस्पेक्टिवली भी फाइल खुल सकता है 2017 के पीछे का। तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स उसके थ्रू खुल सकता है, फिर उसके अंदर क्या क्या निकलेगा और किस तरीके से टैक्स अथॉरिटीज पहले स्क्रूटनी करेंगे फिर वो लिटिगेशन में जाएगा। तो आई थिंक उसको लेकर के थोड़ा सा जिटरीनेस है मार्केट में। इस बीच में जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है केमिकल स्पेस में 1-2 दिन से थोड़ी स्टॉक प्राइस में भी तेजी देखने को मिली है और अपडेट्स भी बेहतर होकर आए हैं। जैसे नवीन फ्लोरिन ने 120% एक्सपोर्ट का वॉल्यूम ग्रोथ का अपडेट लेके आया और इस तरीके से अदर जो कंपनियां हैं वहां पर भी थोड़ा दिख रहा है। दीपक नाइट्राइट है, टाटा केमिकल है, इस सब जगह थोड़े बिजनेस में ट्रैक्शन दिख रहा है। यूरोप का जो प्रॉब्लम था इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग का, अब वो खत्म हो गया। अब री स्टॉकिंग चालू हो रहा, तो वहां से डिमांड्स आना चालू हो गया है और ये सब स्टॉक काफी निचले स्तर पे है। आप पी मल्टीपल के हिसाब से ना देखें, बिकॉज अर्निंग्स ही खराब थी तो पी मल्टीपल तो हाई दिखेंगे। बट अगर अर्निंग्स आ जाती है, जस्ट 2 साल पहले जो इनकी अर्निंग्स हुआ करती थी, अगर उस 100 पर भी आ जाए तो काफी सस्ते दिख रहे हैं। तो वहां पर एक बास्केट बाई कर सकते हैं, जहां पर टाटा केमिकल हो गया, दीपक नाइट्रेट है, नवीन फ्लोरिन है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, यूपीएल है, एसआरएफ है। इसका एक बास्केट बना करके ट्रेड लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेनिफिशियल लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत मूड, वो अभी डिटेल में चर्चा भी हुई थी चैनल पे। इंडिया मॉरिशस ने जो अमेंड करने की बात करी अपनी ट्रीटी, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, क्यों कोई फॉरेन इन्वेस्टर ट्रीटी बेनिफिट्स क्लेम करे या ना करे, कंफ्यूजन है थोड़ा उसको लेकर। खैर जो भी हो, दिक्कत में बाजार बढ़िया रहे, लेकिन अभी इस समय के पिक्स रेड आप रखेंगे सारे स्टॉक्स। मुझे क्विकली इस समय आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ने की जरूरत, क्योंकि एक लास्ट मिनट रिक्वेस्ट के बाद आशियाना हाउसिंग के डायरेक्टर वरुण गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। वरुण की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप हैं, तो उनसे अपफ्रंट बातचीत कर ली जाए। वरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच चैनल पे जुड़ने के लिए। गजब का Q4 अपडेट आया और स्टॉक मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। जरा स्टॉक दिखाइएगा आशियाना हाउसिंग का। मेरे ख्याल से डबल डिजिट गेन्स आशियाना हाउसिंग के काउंटर में। आज अपने 52 हफ्तों के हाईज 355 के आसपास के हैं, वो भी छू डाला है स्टॉक ने। इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है। वरुण, तो अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वरुण जी बाकी सब अपनी जगह, मैं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अपडेट्स पे चलता हूं। क्वार्टरली एबरेशंस हो सकते हैं। 1721 यूनिट्स इस बार बेचे, पिछले साल 1719 यूनिट्स बेचे थे। मोटा मोटी एकदम ही सेम, एरिया बुक लार्जली सेम, पर सारे समीकरण बदल गए। वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड 37% का जंप। आसान शब्दों में ज्यादा बेहतर रियलाइजेशंस कमांड कर रहे हैं, ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, सो रियलाइजेशंस हैव गॉन अप। हर जगह हमारे प्राइस बढ़े, एक वो हुआ है। दूसरा, लास्ट 3-4 साल से कंपनी का एक प्रोसेस चल रहा था टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, एंटरिंग मार्केट्स विच सेल एट अ बेटर प्राइस, तो वो सारा रिजल्ट हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, एक जनरल भाव बढ़ रहे हैं, दूसरा मोर एक्सपेंसिव मार्केट्स में वी आर प्रेजेंट, एंड तीसरा हमने प्रोडक्ट को भी प्रीमियमाइज करा, तो सेम मार्केट में वी आर लॉन्चिंग मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो उसका इम्पैक्ट ये प्राइस इंक्रीज में तीनों का इनबिल्ट है। नहीं, और वरुण जी मेरे ख्याल से FY15 से लेकर FY22, मतलब क्या 7-8 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए जो भी, 3000 से 3800 मोटा मोटी आपके रियलाइजेशन होते थे। एकदम से FY23 में जंप होके 5080, और अब FY24 के समीकरण तो और भी डेडली नजर आ रहे हैं। तो ये जो जनरल अपटेक हुआ, प्रीमियमाइजेशन पे फोकस हुआ, महंगे बाजारों में एक्सपोजर लेने की बात हुई, ये कहां ले जा रहे हो आप? ये औसतन रियलाइजेशन तो और बढ़ते चले जाएंगे यहां से क्या? I would expect prices to continue increasing. The play जो नए प्रोडक्ट्स का, प्रीमियमाइज्ड प्रोडक्ट्स का और मोर एक्सपेंसिव मार्केट्स का, that has been factored in. बट मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड अभी प्राइस इंक्रीजेस हमें हर बाजार में, हर प्रोडक्ट टाइप में दिखना चाहिए। रियल एस्टेट रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई, एंड टिल द शॉर्ट सप्लाई मार्केट कंटिन्यूज, हमें बाजार में रेट बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा वरुण जी, भिवाड़ी की तरफ और गुड़गांव की तरफ आपका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। भिवाड़ी कितना बड़ा मार्केट बन के उभरा है, यहाँ कितने और लॉन्चेस संभव है अगले 1-2 साल में? यहाँ आपके पास कितना लैंड बैंक है? यहाँ प्राइसिंग किस अराउंड है और बीते 6 महीने में ट्रेंड क्या रहा?
So, Bhiwadi mein has become a much smaller part of our business now as compared to earlier. Bhiwadi में अभी हम 4 से 5,000 रुपए के पर स्क्वायर फुट के प्राइस में ऑपरेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग किस प्रोजेक्ट में जाते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट में जाते हैं। गुड़गांव में हमने जो अभी लास्ट फेज लॉन्च करा, विच वाज पार्ट ऑफ Q4, विच इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ Q4, उसमें हमने 11,500 रुपए फुट के ऊपर का प्राइस अचीव करा इन फेज 3। फेज 2 सेम प्रोजेक्ट में हमने फेज 2 लॉन्च किया था अप्रैल ऑफ 2023 और उसमें 7,700 रुपए का भाव अचीव करा था। तो उधर गुड़गांव में देयर इज बीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर अ प्रोजेक्ट ओवर द ईयर। अच्छा, गुड़गांव में भी और भिवाड़ी में भी, और इनफैक्ट मैं अगर जानना चाहूँ आपसे द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ पे मतलब प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की डिमांड काफ़ी है या फिर मिड साइज़ यानी 2 BHK 3 BHK की काफ़ी डिमांड है? और 2 BHK में डिमांड एग्जैक्टली इस वक्त कैसी है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एरिया मोर लेस अब तक 2 BHK डोमिनेट करते थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। सो द्वारका एक्सप्रेसवे में हमारे पास 2 बेडरूम फ्लैट्स है ही नहीं। जो सेक्टर 93 आशाना हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 3 बेडरूम्स और 4 बेडरूम फ्लैट है, एंड 90% ऑफ द एक्चुअली इन्वेंट्री इज 3 bedroom large and a regular 3 bedroom sized thing. Like आशाना हमारा फेज 3 में सिर्फ और सिर्फ 3 bedroom। और दूसरी चीज, इन जनरल हम जो बाजार में देख रहे हैं कि बड़े यूनिट की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉलर यूनिट्स अक्रॉस मार्केट्स। हर बाजार में हमें बड़े यूनिट की डिमांड ज्यादा दिख रही है। वरुण जी, बहुत बढ़िया रहा है पिछला कुछ समय आप लोग के लिए रियल एस्टेट स्पेस के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे बाद ऐसे दिन लौट के आए। क्या डिमांड है, प्रीमियम प्रोजेक्ट हॉट केक्स की तरफ बिके चले जा रहे हैं। पिछले साल से रियल एस्टेट स्टॉक फटना शुरू हुए हैं, थम के नहीं दे रहे। क्या रीरेट हुए हैं? आपका भी स्टॉक सारे के सारे। ये बताओ, अगर गाड़ी चलनी है बोरीवली से चर्चगेट की तरफ, तो ये वीरू आप दिल्ली के पर्सपेक्टिव समझा दोगे तो वरुण जी को ज्यादा आसान समझ में आएगा, लेकिन अगर आप वाकिफ हो बोरीवली से चर्चगेट के बीच में, तो कहां पहुंची है गाड़ी रियल एस्टेट की? कितना और दमखम बचा है? देखिए, अभी मेरे हिसाब से काफी प्राइस में इंक्रीज में दम बचा है फॉर 2 रीजंस। एक, मार्केट्स रिमेन शॉर्ट सप्लाइड। सप्लाई, नेट सप्लाई हर मार्केट में हर क्वार्टर कम हो रही है, तो जितना ऑफटेक हो रहा है उससे कम लॉन्च हो रहे हैं यूनिट्स, और जब तक ये शॉर्ट सप्लाई चलेगा, बेसिक इकोनॉमिक सेज की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइसेस इंक्रीज करती है। और दूसरा, मैं एक आपको बोलूंगा, अगर आप मैं बॉम्बे का तो नहीं जानता, अब गुड़गांव में अगर 2013 का पीक प्राइस लें और उस पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगा दीजिए 11 साल का, 2024 का, तो आज के दिन जो प्राइस पॉइंट गुड़गांव में है वो 2013 के CPI इंडेक्स प्राइस से कम है। तो दैट टेल्स मी देयर इज रूम फॉर प्राइसेस टू इंक्रीज फर्दर ऑल्सो, बट अगेन एवरीथिंग विल, टू मी, सप्लाई डिमांड विल कंटिन्यू टू डिक्टेट प्राइसेस इन द लॉन्ग टर्म, और जब तक ये शॉर्ट सप्लाई की सिचुएशन चलती रहेगी तब तक प्राइस बढ़ते रहेंगे। नहीं, बढ़िया है। तो मुंबई वाले तो खरीद पाते नहीं थे, अब ये वीरू NCR में भी नहीं खरीद पाएंगे। लो बेटा, मतलब आपने पूछा ना बोरीवली से चर्चगेट, हाँ। वरुण जी के मुताबिक चर्चगेट पे तो रुकी चुकी है, पैदल निकल के जा चुकी है वहां से, है ना। मतलब दिल्ली वालों की अपेक्षाओं से दिल्ली वालों की अपेक्षाओं से कहीं पर है। अच्छा, ये वरुण जी, कोई नोएडा आने की तरफ प्लान है क्या आपका? मुझे लग रहा था ये पूरे वही भिवाड़ी, ये वो द्वारका एक्सप्रेस वे, ये जुगाड़ में लगे हुए इतनी देर से, कहीं सस्ता मिल जाए कुछ। अभी हम नोएडा के बाजार में, अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो अभी नॉट इन द नियर टर्म। नॉट इन। चलिए, मेरी तो सारी बातें पूरी हो गई आशीष। अरे बस एक सवाल मेरा, आपने अपने गुरुग्राम प्रोजेक्ट की बात करी थी, बाकी हाथों हाथ बिका और बढ़िया मोबिलाइजेशन वहां से हुआ। जयपुर में और चेन्नई में और पुणे वगैरह के मार्केट्स में आप खासे एक्टिव हो। ये बताओ, अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे खड़े हैं?
तो मैं वही कह रहा था, हर बाजार में अनसोल्ड इन्वेंट्री हर क्वार्टर गिर रही है। मैं प्रॉप इक्विटी का डेटा देखता हूँ, आप उसमें भी हर बाजार में इसमें ये हो रही है कि हर क्वार्टर में जितने यूनिट्स लॉन्च हो रहे हैं उससे ज्यादा यूनिट्स का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड दिस कंटिन्यूज। In some markets, the trend is faster and stronger. In some markets, the trend is a little slower of falling inventory, but inventory हर जगह गिर रही है। वरुण जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इसको मैं थोड़ा शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव में अभी थोड़ी देर में धर्मेश के साथ बातचीत करके डाल देंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज एड्रेस करनी है। ये तो रियल एस्टेट पे आशियाना का अपडेट था और ओवरऑल मूड माहौल जो गॉज करने की कोशिश थी। अच्छा, अब आइए जरा टीसीएस, क्योंकि आपसे कुछ ही देर बाद ये दिग्गज हेवीवेट अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है। तो क्या लार्जली एक्सपेक्टेड है ये बता देता हूं आपको, और पालविया साहब स्टैंड बाय पे हैं। पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि रिजल्ट का दिन है, शाम को नंबर्स आ रहे होंगे, मंडे को कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगा, ऐसे में कोई बढ़िया सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर रेडी रहिएगा। तो पालविया साहब रेडी हैं, बस जा रहा हूं उनके पास, क्विकली रन थ्रू करा देता हूं क्या एक्सपेक्टेड है। क्यू ऑन क्यू डॉलर आई में आपके लिए 1.5% का उछाल, 1.6% का जंप एक्सपेक्टेड है। अगर वाकई ऐसा हो रहा होगा, कांस्टेंट करेंसी में मोटा मोटी इतनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 1.3%, और बाकी अगर ऐसी हुई तो टॉप रंग आईटी कंपनीज में टियर 1 में शायद वन ऑफ द बेटर साइड की ग्रोथ टीसीएस डिलीवर कर रहा होगा। अच्छा, इंडस्ट्री बहुत डिवाइडेड है, 1 से लेकर 1.8% तक की कांस्टेंट करेंसी के बीच में। हम 1.3% के साथ जा रहे हैं, पर कई लोग मान रहे हैं 0.25% तक आ सकती है। मार्जिन्स दबाव में नजर आएंगे, पर वो दबाव को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पिछली बार एपिक का एडजस्टमेंट हुआ था, एपिक केस का, तो अगर उससे, क्योंकि वो 25% मार्जिन दिखा रहा है, उसे एडजस्ट करेंगे तो मार्जिन में हल्का इजाफा देखने को मिलेगा, पर एक्चुअली जब रिलीज आएगी तो आपको दिख रहा होगा मार्जिन में थोड़ा सा दबाव, पर हमें वो एपिक का एडजस्टमेंट कंसिडर करना होगा। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर जाएंगे, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा मैं। अच्छा, ये नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आमतौर पर आते हैं, इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी आएंगे। जैसे ही बाजार बंद होगा शायद हो सकता है टीसीएस अपने नंबर्स डिलीवर कर दे। ऐसे में पालविया साहब, गुड आफ्टरनून। पालविया साहब, एक्सिस में कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो इस इंपॉर्टेंट नंबर के लिए आप लोग? या तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, टीसीएस का नंबर मोस्ट अवेटेड है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके की अर्निंग्स टीसीएस से आएगी, और वहीं से आईटी सेक्टर का भी एक मोमेंटम वहीं से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे स्टॉक्स का बिहेवियर देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिला है। अगर हम टीसीएस को यहाँ पे देखें तो अप्रैल सीरीज के स्टार्ट से अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का डेटा बनते हुए दिखा है। आज के डेटा के हिसाब से देखें अभी तक तो ऑलमोस्ट प्राइस 3% अप हुआ है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में 9% का शेडिंग देखने को मिला, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी। और यहाँ पे जो देते हैं, अगर ऑप्शन का डेटा देखें तो 4000 के कॉल ऑप्शन में मेजर यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, और वहीं पे देखें तो 4000 और 3900 के पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें ये केस लगता है कि टीसीएस में एक पॉजिटिव मूव पोस्ट अर्निंग आते हुए दिख सकता है। तो कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी के थ्रू हम यहाँ पे टीसीएस को रिजल्ट के पहले यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे। अगर हम आशीष जी डेटा भी देखें, हिस्टोरिकल डेटा भी देखें, तो लास्ट 2 साल में अगर हम इसके अर्निंग्स की भी बात करें तो 6 बार इसने नेगेटिव सरप्राइज दी और 2 बार पॉजिटिव सरप्राइज दी, और जब भी इसमें रिजल्ट्स में पॉजिटिव सरप्राइज आए तो ऑलमोस्ट अराउंड 3.6% से 4% के अपमूव स्टॉक ने दिए अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो वही थीसिस को हम यहाँ पे प्ले आउट करने के लिए हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी पोस्ट अर्निंग, और टीसीएस एक अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू करेगा अर्निंग के बाद। तो 4000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करना है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 88 रुपीज के आसपास, और वहीं पे हम 4140 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे, 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट 48 रुपीज की हो जाएगी इस स्ट्रेटेजी में। आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा 4048 रुपीज के ऊपर। जब टीसीएस सस्टेन होने लगेगा तो यहाँ से आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। टेक्निकली भी देखें तो ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन दे रहा है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव आते हुए दिखेगा पोस्ट अर्निंग। इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम रिस्क जो रहने वाली है वो होगी 8400 की, और मैक्सिमम रिवॉर्ड
जैसा कि हम एक्सपेक्ट करें कि एक अपमूव पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिख सकता है, तो मैक्सिमम रिवॉर्ड जो बन सकता है वो 16,100 का बनते हुए दिख सकता है। तो हम टीसीएस को कॉल स्प्रेड के थ्रू प्ले करेंगे अहेड ऑफ रिजल्ट। ओके, तो देखिए हिस्टोरिकल इसकी प्राइस परफॉर्मेंस अर्निंग्स के आधार पर आपको राजेश पालवी जी ने समझा दी। मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को और आसान तरीके से बताता हूँ आपको। एक तो टीसीएस अब ट्रेड करते वक्त सारे एवरेज के ऊपर आ चुका है। राजेश जी का मत यहाँ पर है कि इस बार जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, अगर नंबर्स थोड़े से भी ठीक ठाक रहे तो ये अच्छा मूव देगा। इन दैट केस क्या करते हैं हम कि 4,000 की कॉल, देखिए फ्यूचर्स को तो हाथ लगाएंगे नहीं हम क्योंकि अनसर्टेनिटी तो रहेगी, तो 4,000 की कॉल ले ली जिसका प्रीमियम आपको चुकाना है 88 रुपये। सीई इसकी 1800 की ट्रेड कर रही है। अब आप ये देखिए ये कॉल बेच रहे हैं 4140 की कॉल बेच रहे हैं। 4140 पे क्या हुआ था, 18 मार्च को इसी प्राइस से ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये पिवट पॉइंट उन्होंने पिक कर लिया और इन्होंने 4140 की कॉल वो उठा ली जहां पे जाके ये फंस सकता है, तो 40 की वो कॉल भेज देंगे। यानी हमारा डेबिट कितना था 88, क्रेडिट कितना मिला, तो हमारा कुल 48 रुपए का अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डेबिट हो गया, नेट डेबिट। तो जो डेबिट होता है वो आपको स्ट्राइक पे जोड़ना पड़ता है, यानी 4,000 प्लस 48, यानी 4,048 के ऊपर जब टीसीएस निकलना शुरू हो जाए, मंडे को मान लीजिए अच्छी ओपनिंग हो जाए तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि आपने कॉल बेची हुई है टीसीएस की 4140 की, तो अधिकतम मुनाफा आपका कैप्ट हो जाएगा। आपके पास वो डिफरेंशियल ही है प्ले करने के लिए 16,100 का, और अधिकतम नुकसान वही होगा आपका जो आपने प्रीमियम पे किया है 48 रुपए नेट। आशीष, ये है हमारी बढ़िया सी टीसीएस को प्ले करने की एफएनओ में स्ट्रैटेजी। वैसे वीरू टीसीएस पता, अगर सिर्फ डेट्स वेट्स देखना हो तो ऐसा लग रहा है दमखम है, कुछ वाकई सेक्टर लीडर सबसे बेहतर करेगा, बाकी सबने रिजल्ट डिले कर दिए। वो इन्फी आता था साथ में, एक आध दिन का गैप होता था, याद होगा आपको। इन्फी आ रहा है 18 को और बाकी सब उसके बाद। टीसीएस डटा खड़ा है 12 तारीख को, और बताया जा रहा है कि रिजल्ट्स, क्योंकि इंटरेक्शन जो हमारे लाइंड अप हैं वो बहुत प्रीपोन कर दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं कह रहा हूं बाजार बंद होते से ही आज पास ज्यादा डिले नहीं होगा। 5 बजे का इंतजार, 5:30 बजे का इंतजार नहीं करना होगा। शायद लग रहा है बाजार बंद होंगे, उधर शायद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। धर्मेश जी, इससे क्या पता चलता है कुछ कि मूड में मैनेजमेंट का जल्दी बताएंगे इस बार तो हम अव्वल जो आता है उसको रिजल्ट का इंतजार रहता है। बिल्कुल सही आशीष जी। इनफैक्ट पहले का जो ट्रेंड देखे हम लोग भी इस तरीके से देखते थे कि अगर कोई कंपनी अपनी अर्निंग्स पहले डिक्लेयर करी हो तो अच्छा ही रहता है। जो थोड़े से बैक बेंचर्स होते हैं वो बाद में आना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके साथ। ठीक है, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं है, एक्सट्रापोलेट मत करिएगा। राजेश पालिया साहब की स्ट्रैटेजी बेहतर है, उसी के थ्रू टीसीएस को प्ले करिएगा। अच्छा, ये तो ऐसी मजाक की बात। खैर, इस बीच पैनल में अमित सेठ साहब जुड़ते हुए। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून। सेठ साहब, इस समय की पिक कौन सी है? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरी इस समय की टॉप पिक रहेगी एबीबी ने आज ऑलमोस्ट एक 52 वीक का हाई लगाया है। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से इसके मोमेंटम और आरएस इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं, मुझे लगता है यहाँ से और भी तेजी बनेगी। स्पेशली निफ्टी डाउन है और ये अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है। एक अगर मार्केट स्टेबलाइज करती है तो मुझे लगता है यहाँ पे हायर लेवल्स आएंगे बेस्ड ऑन ओआई डेटा और जिस हिसाब से मोमेंटम इस स्टॉक में है। तो 6750 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 6650 का और टारगेट्स रहेंगे 6950 के। ओके, तो एबीबी आपका कॉल है। और मैं आशीष आपको बताऊं, ये जो निफ्टी की आज की सॉफ्टनेस जिस लेवल पे आके खड़ी हुई है 22,560, और जिस जगह निफ्टी आईटी खड़ा है, जिस जगह टीसीएस की अर्निंग्स खड़ी हैं, जिस प्रकार की टीसीएस की प्लेसमेंट है, निफ्टी को मैं चाह के भी शॉर्ट नहीं कर सकता। अगर टीसीएस थोड़ा ठीक ठाक आ गया ना नंबर आशीष, आप यकीन मानिए, और 35,500 की ट्रैजेक्टरी निफ्टी आईटी निकाल दी तो कम से कम 300 पॉइंट का स्विंग निफ्टी को यह निफ्टी आईटी दे देगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ना इस 22,500 की ट्रैजेक्टरी में, 530 की ट्रैजेक्टरी में नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि टीसीएस की प्लेसमेंट बहुत दिनों से कुछ बता रही है कि माइट भी जो आप बात कर रहे हैं ना वो सही हो सकता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इस रेंज में नेगेटिव नहीं हूँ। मीनवेल आप देखिए बैंक निफ्टी को एक पुश देके एक बार फिर से करीब 48,629 की ट्रैजेक्टरी में आया है। तो एक पुश देके निफ्टी बैंक ने अपनी ट्रैजेक्टरी को सीधे ठीक ठाक तरीके से मैनेज किया है। मैं एक दो स्टॉक्स लेना चाहूँगा, जरा प्लीज़ डॉक्टर साहब निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा।
अमित जी, क्योंकि फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अभी आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, निफ्टी बैंक में से अगर कुछ पिक करना हो आपको किसी स्टॉक फ्यूचर को, वो आपका स्टॉक कौन सा होगा? इंडसइंड बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, आईसीआईसीआई बैंक? किसको पिक करना चाहेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो 2 स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। एक इंडसइंड, क्योंकि उसने एक पुल बैक दिया 10 डमा पे, और सेकेंडली आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में एक चीज तो काफी क्लियर है कि 1080 1090 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक में 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा सा 10 डमा से एक्सटेंडेड था, तो आज एक पुल बैक दे रहा वहां पे। मुझे लगता है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक कैन आउट परफॉर्म। यहाँ पे इस पुल बैक में एक लॉन्ग बनाया जा सकता है। 1085 का स्टॉप लॉस रखूंगा, लगभग 1140 रुपए के टारगेट्स रहेंगे आईसीआईसीआई। ओके, आईसीआईसीआई बैंक आपका अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है। मीनवेल एक बार आप टाटा कंज्यूमर को लेके आइए, एक स्टॉक और जो कि अच्छा कर रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल से डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है टाटा कंज्यूमर। माइनस टाटा कंज्यूमर, सुबह मेरे ख्याल से बात हुई थी इस पर, नॉट एग्जैक्टली मतलब आपसे डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन बात हुई थी पैनल में। और इसने जो कि लास्ट अर्निंग सीजन का मेरे ख्याल से एफएमसीजी में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक ये था और एक गोदरेज सीपी था। इस बार अर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही इसका 20 डेमा के ऊपर आना, बेस बनाना 100 डेमा के आसपास, अराउंड आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। आपको इसका प्लेसमेंट लग कैसा रहा है इस वक्त? देखिए, ट्रेंड अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगने लगा है, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगा है। हालांकि एक हर्डल है जरूर 1160 1165 की रेंज में, लेकिन क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1165 को ब्रेक करके 1180 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉप लॉसेस 1139 के नीचे रहेंगे। चलिए एक काम करा जाए, 4 का चौका का टीजर, क्योंकि स्नेहा जी को जाना भी है और वो 4 का चौका में इस बार फीचर करती हुई। आपको टीजर दे रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा समय मिल जाए तैयार करने के लिए। सस्ता ऑप्शन मानस आपके पास, एफएनओ सुपरस्टार रचना जी आप तैयारी कर लेना। चार्ट का चमत्कार स्नेहा जी, कोई बढ़िया सा चार्ट पे कोई आइडिया हो तो आप प्लीज आइडेंटिफाई करना। और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी हैं, उनसे जानेंगे एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा आइडिया। वीरू, मैंने कहा चलो टीजर दे दूं, आप प्लीज कंटिन्यू करो स्टॉक पिक। जम इस बीच जरा प्लीज टाटा कंज्यूमर के बाद 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूं यहाँ पे। देखिए कुछ वीक कैंडिडेट्स की बात भी कर देते हैं, जहां पे वीकनेस है सो है। मीनवेल वो टीसीएस पे जब से रणनीति डिस्कस हुई है, टीसीएस का आप मूव देखिए। टीसीएस ने अभी फिर एक बार अपने मॉर्निंग हाईज यानी करीब 1130 के जो हाई है उसको रिविजिट करा। आज के ब्रेकडाउन्स लेके आइए जरा प्लीज। टाइटन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, और टाइटन ने आज वो किया आई थिंक जो इसने शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक मल्टीपल टाइम किया है। लेकिन पिछली बार वजह कुछ और थी। सुबह से हम बात कर ही रहे हैं कि आई थिंक गोल्ड प्राइसेस ये शायद थोड़ा सा जो बाइंग है वो डेफर करें लोग, या फिर ना ही करें। आई थिंक ये चीज़ शायद इस वक्त टाइटन को किल करते हुए। एक बार जरा इसको देखिएगा स्नेहा, लास्ट टाइम भी 9 फरवरी को, उसके बाद 2 मार्च को, उसके बाद 15 मार्च को इसने एग्जैक्टली 100 डेमा को स्ट्राइक किया और वहां से पुल बैक ले लिया। इस बार क्या टीसीएस ये टाइटन सिग्नल दे रहा है क्या कि ये शायद इस बार 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी को वायलेट कर दे? आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त टाइटन पे? अगर आप टाइटन काउंटर देखें तो इनफैक्ट हमने आज के दिन पुट ऑप्शंस बाय करवाया था इस काउंटर का, और मुझे लग रहा है करके यहाँ से और प्रेशर रह सकता है। रिसेंटली अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर तो 89 ईएमए के आसपास ही काउंटर सपोर्ट ले रहा था, बट जिस तरह की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है इस टाइम ये ब्रीच हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को फ्रेश शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर आपको 3490 के आसपास की डिप दिखा सकता है। अपसाइड में अगर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 3660 के आसपास। 4 का चौका टीज कर रहा था क्विकली, वो बेहतरीन पिक्स पर अब फोकस करा जाए। लाइए भाई, 4 का चौका का टीजर रखिए, सस्ता ऑप्शन स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। साथ में मानस को, मानस एक तो बढ़िया सा ऑप्शन राइट कर रहे हैं हम लोग, जो अपफ्रंट आपने मेंशन कर दिया था, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। अब इस कड़ी में सस्ता ऑप्शन में कौन सा आइडिया? देखिए, नवीन फ्लोरीन पे ध्यान दीजिए। नवीन फ्लोरीन का एट द मनी कॉल ऑप्शन 3300 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 95 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इस ऑप्शन में आपको 64 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाने हैं, लेकिन टारगेट बड़े हैं। टारगेट 150 से 160 की रेंज में हो सकते हैं।
उसका रीजन देखिए ये है कि नवीन फ्लोरिन के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको वहां पर डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखेगी। कल ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, आज वहां पर फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 3500 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, तो नवीन फ्लोरिन का 3300 का कॉल ऑप्शन लेना है। ओके, नवीन फ्लोरिन केमिकल बास्केट में स्ट्रेंथ है, कन्विक्शन है और ऑप्शन स्टैट्स फेवर में है। मानस जी का कॉल नवीन फ्लोरिन। और अगले रेट पिक करते हैं रचना जी के सुधन से। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप आज? जी, मेरी तरफ से जो रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, फ्यूचर्स का कॉल एसीसी पे। और एसीसी बहुत स्ट्रांगली फॉल कर रहा है एंड सारे एवरेजेस के नीचे है और यहाँ पे रुकने का उसका कोई मूड नहीं नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल 24881 पे है, 82 के करीब है फ्यूचर्स पे। हम यहाँ से 8494 पे एसएल लगाएंगे और डाउनसाइड पे इसमें जो टारगेट रहेगा वो 2460 का पहला टारगेट रहेगा और 2430 का दूसरा टारगेट रहेगा। ओह, मैं तो पहले एचसीसी सुना और मैं वही सोच में एचसीसी वायदा में वापस कब आ गया। फिर डायरेक्टर साहब ने फायर करा एसीसी, तब क्लैरिटी आई मुझे। एसीसी सेल का आइडिया 2460 2430 ये टारगेट, इवेंचुअल टारगेट शायद 2400 के। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज का एफएनओ सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार। स्नेहा जी, क्या चुना आपने मैम? अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है, तो आई थिंक टीवीएस मोटर्स ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी समय से हाई लेवल से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। आज भी काउंटर नियरली 2% नीचे है। मुझे लग रहा है कि आज का जो हाई है दैट इज अराउंड 2110, इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल का ट्रेड बनता है। टारगेट यहाँ पे अराउंड 1970 तक के रहेंगे, उस टारगेट के लिए यहाँ पे सेल करने की राय होगी। ओके, टीवीएस सेल 2051 पे तो कुछ सेल कॉल्स भी आती हुई। अब यहाँ पर स्नेहा जी का कॉल। अब चलते हैं धर्मेश कांत जी का मिड कैप फंड। धर्मेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, डीसीएक्स सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी एज ए इन्वेस्टमेंट बेट। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत है और इसका जो मेजर काम है सिस्टम इंटीग्रेशन का है, जहाँ पे ये कंपोनेंट्स को टेस्टिंग करके असेंबल करके सप्लाईज करती है। इनके जो मेन कस्टमर्स है इसराइल की दो डिफेंस कंपनियां हैं, एक है आईएआई और दूसरा एल्टा करके है। इंडिया में डीआरडीओ और बीएल को भी ये सप्लाई करते हैं। 94-95% का जो इनका काम है वो सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है और 4-5% केबल हार्नेस एंड केबल वायरिंग से आता है, जो कि अगेन ये डिफेंस के लिए इक्विपमेंट में काम आता है। तो थोड़ा निश सेगमेंट है, बोर्ड काफी इसका तगड़ा रहता है। इन्होंने रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन के साथ भी टाइप किया है, वहां से भी इनको ऑर्डर मिलने चालू हो गए और दूसरे कंपनियों के साथ इनके टाइप्स चल रहे हैं। एक रेलवे के लिए ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम का भी ये इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। इजराइल की कंपनी के साथ इनका टाइप के साथ रहा था इंटरनेट में। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से उसके भी ऑर्डर मिलने चाहिए। अराउंड 1250 करोड़ का टॉप लाइन है और 70 करोड़ का इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, जो कि 2 साल में 2000 करोड़ का टॉप लाइन, 122 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग है, ग्रोथ इसमें काफी अच्छे आने चाहिए और मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म एक सस्ते कंजर्वेटिव वैल्यूएशन के साथ इसको करें, अगर आप एक्स्ट्रा माइक्रो डेटा पैटर्न के साथ कंपेयर करते हैं तो 379 का प्राइस टारगेट निकल के आता है, जो कि रिजल्ट आने के बाद रीरेट होते रहेंगे। सो मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। गुड वैल्यू बाई और मैनेजमेंट काफी सकारात्मक लगे उनसे इंटरेक्शन करने के बाद। बढ़िया, ये है आज का मिड कैप फंडा। क्विकली रैप अप कर देता हूं। आज शुरुआत करी थी मानस ने सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन था 3300 का नवीन फ्लोरिन का कॉल। हमने 64 पे अपने एसएल प्लेस करें, 150 160 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। 94 पे बात हुई थी, 97 98 पे इस समय चल रहा है। रचना जी ने एसीसी फ्यूचर्स को एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे बेचा। 2494 का स्टॉप, 2460 2430 तक के लक्ष्य। ऐसे ही चार्ट का चमत्कार में स्नेहा जी ने, इनको ऑटो में सेलिंग नजर आ रही है। हमने देखा भी था वो बजिंग स्टॉक्स, हम जब अपफ्रंट गए थे स्क्रीन पे तो मारुति वगैरह दबाव में थे। टीवीएस मोटर्स सेल का आइडिया, 2070 का एसएल है, 1970 के टारगेट्स हैं। और धर्मेश कांत साहब ने मिड कैप फंडा के तौर पे अभी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा क्यों डीसीएक्स सिस्टम्स पे कन्विक्शन बढ़ रहा है। खरीद सकते हैं चाहें तो आप इसको। चलिए भाई,
इस बीच मार्केट्स में प्रेशर माउंट हो रहा है। हमने 3/4% से एक शेड नीचे 0.8% के आसपास था जब कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। एकदम से और सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिन के और लोज बनते हुए 1% कमजोर 221-220 अंकों का दबाव 22,535 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी, इवन निफ्टी बैंक अब 425 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ हैवी वेट्स दिखा देता हूं। लार्सन एंड टूब्रो का प्लीज इंट्राडे फायर करिएगा। प्रेशर बढ़ रहा है एलएनटी में, इस समय आप 2.25% के दबाव के साथ एलएनटी दिखाइए यार, इसे हटाइए। ये देखिए क्या प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है एलएनटी में। एलएनटी दिक्कत कर रहा है। स्नेहा जी ने ऑटो में प्रेशर की बात करी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लेकर आइएगा। ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन से अब वो 3/4% दबाव में आ गया एकदम से। आईटीसी एक और हैवी वेट दिखाइए स्क्रीन पे, 0.25% का दबाव। आईटीसी में भी पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर बढ़ा है। ऐसे एसबीआई को रखिएगा स्क्रीन पे, प्रेशर माउंट होता हुआ एसबीआई में। कोई टेक महिंद्रा, कोई विप्रो, कुछ ही देर बाद टीसीएस के नंबर्स आने से पहले थोड़े से और नर्वसनेस के साथ ट्रेड करते हुए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो अब इस समय दबाव बनाते हुए। सतपुते साहब, लार्सन एंड टूब्रो एक बार देख लेना, हैवी वेट है एकदम से, अच्छा खासा, खैर चला भी बहुत है, थोड़ा बहुत कोर्स करेक्ट कर रहा है, लेकिन ये प्रेशर माउंट बढ़ रहा है, क्या करना है? जी आशीष जी, देखिए यहाँ पे आज सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा है। जो इसका 20 DMA था वो करीबन 3,700 के आसपास था और 3,720 के आसपास इसका स्विंग का लो था। तो ये दोनों सपोर्ट टूटे हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ी सेलिंग बढ़ेगी, लेकिन इस लेवल पे बेचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एक आप अगर अर्ली चार्ट देखते हो तो जो स्विंग का एक लो बनता है या ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक पुल बैक मिलेगा। तो इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। सेल करना है 3,700 के नीचे, तो अगर आपको 20 पॉइंट का पुल बैक मिले तो सेल करे। 37.25 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट है वो 3,600 का होगा, जो इसका 50 DMA है। ओके, चलिए ऐसी कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का क्या चल रहा है। और आज थोड़ा सा डिफरेंट तड़का ऐड किया है। क्या चल रहा है? मैं 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं और 2 इंटरेस्टिंग एनालिस्ट से बातचीत है। जोमैटो पे बातचीत करेंगे, आशीष चतुर्मोता साहब जेएम फाइनेंशियल के जुड़ेंगे। आज की लिस्टिंग और मेरे ख्याल से स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर लिस्टिंग। अगर किसी ने वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखे होते तो उसमें QIB का आंकड़ा जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तगड़ी तरीके से उसने सटल हिंट दे दिए थे, इसकी डिमांड स्ट्रांग है। पर वो स्टॉक 42% अपने इशू प्राइस से मजबूत भारतीय हेक्साकॉम 810 पे ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पे बातचीत करेंगे। पहले चला जाए चतुर्मोता साहब के पास। भाई आज ही अपडेट आया कि जेएम फाइनेंशियल अब 260 के टारगेट के साथ बाय रेको दे रहा है जोमैटो पे। हमने बहुत सी तरीके से जोमैटो राइड करा है चतुर्मोता साहब के साथ, लेकिन ये तो फ्रेश तेजी की तैयारी लग रही है। चतुर्मोता साहब, ऐसा क्या बदल गया कि इस तरह के एग्रेसिव हो गए आप लोग, 260 के लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं? जो पहले तो डिस्क्लोजर रहेगा कि जोमेटो हमारे जो एपेक्स टीएमएस का पोर्टफोलियो में रन करता हूँ, उसके अंदर हमारी होल्डिंग काफी समय से बनी है। अराउंड 70-72 से हमने लेना शुरू किया है और ये जो इनिशिएटिव कवरेज है शायद हमारे इंस्टीट्यूशन से आया है, पर हम तो सभी जो ब्रोकरेज हाउसेस है इनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं और हमारा ये मानना है कि जोमेटो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो जोमेटो का कोर बिजनेस है, जिसको हम फूड डिलीवरी बिजनेस कहते हैं, वहाँ पे 40 से 45% की ग्रोथ आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है और हम देख रहे हैं कि अभी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो क्लोज टू 3% के आसपास आ चुका है। ये मार्जिन हमें लगता है करीब 4 से 5% तक जाना शुरू करेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसकी वजह से एक अच्छी मुनाफा, एक प्रॉफिटेबल कंपनी जोमेटो होगी। पर अब जो बड़ा मार्केट का मानना है और जो सारे एनालिस्ट कम्युनिटी देख रही है वो ये देख रही है कि ब्लिंकिट का जो बिजनेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्प ऑफ एक इंसेक्शन पे आ चुका है। ब्लिंकिट में सबसे अच्छी बात है कि जो क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस सेगमेंट है वो वहां पर ब्लिंकिट का करीब 20 से 25% मार्केट शेयर है और बाकी जो प्लेयर वो काफी लो मार्केट शेयर इस समय पे रखते हैं। तो ब्लिंकिट एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्विक कॉमर्स में लीड ले रहा है। दूसरी बात यह है कि एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में ब्लिंकिट एबिटा लेवल पर ब्रेक इवन हो जाएगा। अब मजे की बात ये होगी कि जैसे ये कंपनी ब्रेक इवन पे आती है उसके बाद 4 से 5% तक का अगेन मार्जिन, इबिटा मार्जिन जो है ब्लिंकिट की तरफ से कंट्रीब्यूट होना शुरू करेगा।
और तीसरी चीज ये है कि इनके यानी कि जो क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो फूड डिलीवरी बिजनेस से बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। तो अगर से ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होने की तैयारी करता है तो मार्केट वहां पर से जोमेटो को एक बड़ी रीरेटिंग करता हुआ दिखाएगा। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जोमेटो, मैं तो ये मानता हूँ 250-60 की बात नहीं, लंबे समय में भी जोमेटो एक बड़ा प्लेयर आने वाले 3 से 4 सालों में होता हुआ नजर आ सकता है। आवाज कट रही है, आप मुंबई में नहीं हो क्या? मैं एक्चुअली आशीष जी आपके जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पर से मंदसौर करके जगह है जिसको आप कहते हैं मालवा बेल्ट, और जो अफीम की खेती के लिए बहुत जाना जाता है, तो वहां पर हूँ। हो सकता है शायद इसकी वजह से थोड़ा कवरेज का इशू आ रहा है आपको। ये काय का इंटरेस्ट आपको मंदसौर ले गया, अफीम का कि जोमेटो की डिलीवरी प्लेटफॉर्म चेक करने का? नहीं, मेरी आप रहती है, मैं हुआ हूँ। और जोमेटो तो बिल्कुल देखिए, कल भी मैं जब यहाँ पर गया तो अच्छी बात है कि जोमेटो की डिलीवरी हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, जबकि एक छोटी जगह है। तो ये आप देखेंगे कि जो रीच जोमेटो की है टियर 3 टियर 4 या ऐसे भी टाउन जहाँ पर पॉपुलेशन, ये देखो वीरो, अरे ये कह रहे हैं मंदसौर में जोमेटो का डिलीवरी प्लेटफॉर्म चेक कर रहे हैं। जरा दिखाइए इनकी इमेज मंदसौर की। ये कौन सा डिलीवरी प्लेटफॉर्म, गोला खा के चेक कर रहे हो आप मंदसौर में? देखिए कुछ जो की डिलीवरी जो है ना आशीष जी, वो जोमेटो नहीं कर सकता, उससे आपको वहां पहुंचना पड़ता है। तो बर्फ की चुस्की का गोला लेना है तो आपको बर्फ वाले के पास ही जाना पड़ेगा। मजा है लेकिन छोटे शहरों में बर्फ की चुस्की, अरे सही एंजॉय कर रहे हो आप। तो ये वाली बेल्ट हो गई, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन। कविता जी के इंदौर के इर्द गिर्द के इलाकों में घूम रहे हैं इस समय आप। बढ़िया है, जोमेटो पे 260 का टारगेट 200 से बढ़ाकर जेएम फाइनेंशियल ने रख दिया है। आशीष जी धन्यवाद आपका। और चलिए आस्था के पास चला जाए। आस्था, भारतीय हेक्साकॉम मेरे ख्याल से इसकी लिस्टिंग ने सबको सरप्राइज करा है। 42-40% का प्रीमियम अब कमांड कर रहा है इशू प्राइस के ऊपर। इस तरह की गजब की लिस्टिंग, ठंडा रिस्पॉन्स था रिटेल से, एचएनआई से। जो कुछ आया वो क्यूआईबी से आया था, तो रिटेल जिन्होंने लगाया होगा लार्जली सबके पास माल आया है। क्या करूं, 40% हो गया, अब निकाल दूं। अब तो भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन के करीब खड़ा हो गया जाके ये, या फिर रखे रहूं? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए हमने तो रेकमेंड दिया था कि सब्सक्राइब करना है, हमने 10 से 15% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया था, बट यस बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है। देखा जाए तो इसके पीछे 2-3 कारण है। क्यूआईबी बुक बहुत स्ट्रांग बनी है और वो स्ट्रांग हैंड्स कहलाते हैं आशीष, तो वीक हैंड्स तो है ही नहीं मार्केट में, इसीलिए डिमांड सप्लाई भी अगर आप देखिए तो डिमांड आज के दिन में काफी स्ट्रांग है, जो शेयर प्राइसेस को इतना ऊपर लेके गई। आरपूस की बात करें तो इनके आरपूस काफी स्ट्रांग है, अच्छा खासा राइज है, और नॉर्थ ईस्ट सर्कल और राजस्थान सर्कल में तो ये नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे रिस्पेक्टिवली भी है। तो बढ़िया कंपनी ये लगती है, अच्छा क्यूआईबी स्टॉक भी है, और मुझे लगता है आगे जाते हुए अगर गवर्नमेंट की कोई भी नीति टेलीकॉम सेक्टर के लिए आती है तो ये वेल प्लेस्ड है उसको केटर करने के लिए। तो अभी भी हम लोग पॉजिटिव ही बने हुए हैं, और हमारा टारगेट तो यहाँ से भी 900 950 का है, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट दे रही हूँ। अब अगर किसी ने लगाया है और सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया है तो सलाह है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, नई खरीदारी अभी ना करें। एक बार 750 से 800 के जोन में ये स्टॉक मिलता है तो हम नई खरीदारी के लिए वापस रेकमेंड करेंगे। अल्टीमेट टारगेट एक बार 940 945 का रह सकता है, और उसके बाद फिर री रेटिंग भी की जा सकती है। तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की सलाह है, कुछ प्रॉफिट चाहे तो बुक करें पार्शियली, लेकिन नई बाइंग के लिए बाइंग ऑन डिप्स का इंतजार करें। चलिए आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और भारतीय हेक्साकॉम पे अपना व्यू देने के लिए। तो यहाँ पे आज ये क्या चल रहा है, आज हमने 2 स्टॉक से बातचीत करी, भारतीय हेक्साकॉम और साथ ही साथ जोमेटो पर। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे चलते हैं। हमारे साथ हर्ष उपाध्याय, CIO इक्विटी कोटक AMC महिंद्रा AMC की जुड़ चुके हैं। हर्ष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और हमारा अर्निंग सीजन का श्री गणेश होना ही था सर, और उससे पहले US ने कहीं ना कहीं एक ऐसी कील ठोक दी जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है वर्ल्ड मार्केट में। अब आप देखिए वहाँ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, उससे क्या ये ग्लोबल मार्केट्स में जो रैली चल रही थी उसके पंचर होने का, उसके आई थिंक पॉज होने के चांसेस हैं क्या? हर्षा जी पहला आपका सेंस, वर्ल्ड मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स इसको लेंगे कैसे? देखिए जरूर ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं रिस्क मार्केट में, वो करीब 3-4 महीने से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं बोल सकते हैं। तो जरूर हम ये बोल सकते हैं कि जून का जो टाइमलाइन था, पहला जो इंटरेस्ट रेट कट होने की मन लगा रहे थे, तो वो शायद अभी नहीं होगा, और शायद ये सितंबर या उसके बाद के अवधि के लिए पोस्टपोन हो गया। तो उस हिसाब से एक जो
नियर टर्म ट्रिगर था मार्केट के लिए, जो इंटरेस्ट रेट कट का उम्मीद था वो अभी है रहा नहीं है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है अभी भी वोलेटाइल है, और उसके चलते हुए क्रूड अभी भी $90 प्रति बैरल प्राइस पे चल रहा है। तो वहां पे अगर और बढ़ोतरी दिखती है तो हर एक मार्केट के लिए एक तरफ पे चिंता के विषय हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये 2-3 चीज हमें यहाँ से वॉच करते रहना चाहिए। ओके, अच्छा चलिए, जैसे कि आपने कहा कि अब मध्यम अवधि में या फिर शॉर्ट टर्म में जो जून जुलाई में रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो धूमिल हो गई है। मैं आऊँगा रेट सेंसिटिव्स पे आऊँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे रेट सेंसिटिव्स में भारत में भी एक सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज देखा है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन थोड़ा बात करते हैं सर, ये अर्निंग सीजन जो किक स्टार्ट होने वाला है आपसे कुछ देर में, जब टीसीएस अपने नंबर्स देंगे, आपको इस बार आईटी में किस प्रकार के नंबर्स की उम्मीद है? और एक और चीज़ सर, एक क्लियर डाइवर्जेंस रहा है प्राइस परफॉर्मेंस लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी के। मिड कैप आईटी मतलब मेरे ख्याल से दिसंबर तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मतलब इनफैक्ट जनवरी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुजरा। आईटी में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस वक्त, स्पेशली लार्ज कैप आईटी? देखिए, अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे को देखते हैं तो यही उम्मीद है कि मार्केट का जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा निफ्टी का, वो करीब करीब 6 से 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा। ये जरूर कमजोर लगता है अगर आप पिछले 3-4 तिमाही के नतीजों को देखते हैं, लेकिन इस साल का जो पूरा साल का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा वो फिर भी 20-21% रहेगा। तो मेरे हिसाब से उसके वजह से कोई चिंता की वजह नहीं है। अगर आप आईटी की बात करते हैं तो आईटी इस तिमाही में भी काफी नरम नतीजे देंगे, ये हमारा अनुमान है। और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड नहीं हुआ है, तो यानी कि ये एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज बोला जा सकता है। और सिर्फ यही ध्यान पे रखना है कि क्या मैनेजमेंट गाइडेंस रहेगा यहाँ पे आगे का आउटलुक के बारे में, उसके हिसाब से शायद स्टॉक्स यहाँ से मूव करेंगे। लेकिन ऐसे अर्निंग्स के हिसाब से शायद ही कुछ बड़ा मूव दिखने को मिले। ओके, अर्निंग के लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ चमत्कारिक नहीं होगा, ये हर्षा जी का व्यू है। अच्छा, अब क्योंकि हमने एक इस बातचीत के शुरू में ही एक चीज़ तो एस्टेब्लिश कर ली और शायद एक धारणा बना ली कि शायद जो रेट कट की प्रोसेस निकट भविष्य में नजर आ रही थी वो थोड़ा सा विलंब से हो गया। अब बैंकों को कैसे अप्रोच करेंगे आप, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये क्लियरली विजिबल था कि जो एनआईएम्स हैं वो थोड़े थोड़े करके प्रेशर्स में आ रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना चैलेंज रहा है, डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना मुश्किल हो रहा है। आप बैंकों को कैसे इस वक्त इस अर्निंग के लिहाज मतलब इस अर्निंग सीजन में रीड कर रहे हैं सर? और क्या इस बार भी ज़्यादा वरीयता बाजार पीएसयू बैंक्स को देगा, इस पर आपका व्यू? देखिए, अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं इस तिमाही का, तो हमारे हिसाब से पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का मोरलेस सिमिलर नंबर्स आने चाहिए। जरूर थोड़ा बहुत जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर था पिछले वो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ पे जो इतने सारे कंसर्न्स थे कि बहुत ही नरम हो चुका है, वो शायद थोड़ा बहुत रिवाइवल आपने को देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ का कंसर्न है वो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत सारा पॉजिटिव्स भी दिखाई देंगे। तो एक तरफ से बॉटमिंग आउट फेज बोला जा सकता है बैंक्स के लिए। यहाँ पे अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ तो देखते हैं तो वो मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ से बेटर रहेगा इस तिमाही में। मार्केट का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 6-7% का है, लेकिन बैंक्स में ये डबल डिजिट में होना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से शायद ही बहुत ज्यादा मूव मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने भी बोला है थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके या डिपॉजिट ग्रोथ को लेके। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज ही रहेगा बैंक्स में अभी भी हमारे हिसाब से। कंसोलिडेशन टू कंटिन्यू। अच्छा सर, कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है क्या केमिकल्स में? पिछले मतलब जब से इस अप्रैल सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, केमिकल्स में बाइंग विजिबल है। दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ लीड करता हुआ इस आई थिंक स्पेस का लीडर।
केमिकल्स पे आप लोगों का सेंस क्या कह रहा है इस वक्त, और क्या हम एक सीरियस बॉटम बना चुके हैं इस अवधि में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में आपके मुताबिक? देखिए, इसमें दो सेपरेट सेगमेंट्स को देखने पड़ेंगे, कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। कमोडिटी केमिकल्स पे अभी भी हमारा व्यू थोड़ा बहुत नेगेटिव ही है, हमें लगता नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट हुआ है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स को आप देखते हैं तो वहाँ पे जो डीस्टॉकिंग का एक 3-4 क्वार्टर से जो चल रहा था, वो मंदी शायद खत्म होते नजर आ रहा है। अगर आप इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स देखते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, वहां से भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली नतीजे बेटर होने चाहिए। शायद अभी भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो दिसंबर क्वार्टर एक तरफ से सितंबर से बेहतर था और मार्च दिसंबर से बेहतर होना चाहिए। तो यानी कि सीक्वेंशियली जो ट्रेंड निकलते आ रहा है, तो उससे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखना चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स में। यही उम्मीद से मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी शायद इसके ओर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हमारे पोर्टफोलियोज को बात करें तो हमारे पोर्टफोलियोज में अभी ये ओवरवेट एक्सपोजर से ओवरवेट एक्सपोजर है केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स। हर्षा जी हाय, वीरू ने बातचीत की शुरुआत करी थी, ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ है। क्या आज जिस तरह से अब लोज लगते चले जा रहे हैं, दबाव बढ़ता चले जा रहा है, वो जो खबर आई थी इंडिया मॉरिशस ने वो एक नया प्रोटोकॉल साइन किया है, अपनी टैक्स ट्रीटी को अमेंड करना चाहते हैं, आमतौर पर जब भी ऐसा कुछ होता है ना, बाजार के कान खड़े हो जाते हैं और बिना बात के नर्वस हो जाता है। ये वो नर्वसनेस भी रिफ्लेक्ट करिएगा स्क्रीन पे, आपने पढ़ा क्या उसको? ये थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो उस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि एक क्रूड ऑयल का जो प्राइस मूवमेंट है, उससे ज्यादातर कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसके लेते हुए लोगों को एक तरफ से कंसर्न है कि क्या ये मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बड़ा होने वाला है, अगर ऐसा होगा तो क्या क्रूड ऑयल पे परिणाम होगा। जैसे आपने देखा है, अगर कोई भी इकोनॉमी का बात करें, जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन पे एक तरफ से काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और वो उस समय पे हो रहा है जहाँ पे हमें उम्मीद था कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे के लेवल्स पे आएंगे। तो जरूर ये कंसर्न्स ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे असर पड़ रहा है, और एक तरफ से वैल्यूएशन का भी कोई कंफर्ट नहीं रहा है इस मार्केट में, स्पेशली अगर आप इंडियन इक्विटीज की बात करें। ग्लोबल इक्विटीज की बात अलग है, लेकिन इंडियन इक्विटीज को देखते हैं तो वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा हर्षा जी, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे केमिकल के बारे में बात पूछी, पूरा बाजार, सारे एनालिस्ट की लॉबी यहाँ पर इसी बात पे इंटरेस्टेड है कि भाई हर कोई नया आइडिया ढूंढता है और कहाँ पे डिफरेंशियल है प्ले करने का, ट्रेडिंग स्विंग हासिल करने का, या फिर अच्छा एक सब्सटेंशियल परसेंटेज गेन करने का। एक ऐसा ही स्पेस जो कि आज स्क्रीन पे अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद अच्छा मूव दे रहा है, वो है डायग्नोस्टिक स्पेस। मेट्रोपोलिस ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, प्राइस वाइज भी आई थिंक पोस्ट मिड 22 प्राइस स्टेबल हुए हैं, स्टॉक्स आके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और आई थिंक लगभग 1.5 साल की 2 साल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। आप लोगों का पॉजिटिव व्यू है इस वक्त डायग्नोस्टिक स्पेस में? और अगर थोड़ा सा और एडिशन कर दूं तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या व्यू है आपका इस वक्त? दोनों क्षेत्रों पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक दोनों स्पेस पे। देखिए, जो कोविड के डिसरप्शन के टाइम में जो इनके वॉल्यूम ग्रोथ था वो सबसे बेहतर था। उसके बाद एक तरफ से जो वो डिमांड निकल के बाहर मार्केट से बाहर चला गया, तो उसके बाद एक तरफ से रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, और अभी लगता है कि वो बॉटम आउट हुआ है और यहाँ से आपको रीजनेबल नंबर्स दिखाई देना चाहिए। और जो कंपटीशन भी एक तरफ से जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था पोस्ट कोविड सिचुएशन, वो भी एक तरफ से नॉर्मलाइज हो रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि डायग्नोस्टिक स्पेस में यहाँ से एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। और हॉस्पिटल्स अगर आप देखेंगे तो जरूर वहाँ पे तो कैपेसिटी एडिशंस काफी अच्छा खासा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, और हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से हॉस्पिटल स्पेस एक फोकस सेक्टर रहेगा। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो भी काफी सारे जो पॉलिसीज हैं
वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिलवाएगा। तो ओवरऑल हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स दोनों एक तरफ से अच्छे सेक्टर्स मान सकते हैं। ओके हर्षा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बड़े देखिए सारे समीकरण समझाने के लिए। धन्यवाद। 2 स्टॉक्स रडार पे रखिएगा आज फिर इसलिए कह रहा हूं लगातार तेजी। एक्साइड इंडस्ट्रीज आज का दिखाइए चार्ट और पिछले कुछ दिनों की भी मैपिंग दिखाइएगा। थम के नहीं दे रहा, एक तरफा मूव। ये देखिए इस समय क्या मूव्स आने शुरू हुए एक्साइड में, फिर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, और ये है वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिछले कुछ दिनों का। ऐसे ही वेदांता थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस स्टॉक में भी देखिए आज भी बढ़िया मूव्स हैं और पिछले कुछ दिनों का ये देखिए, ये अभी के ये पिछले 15 दिन भी नहीं होंगे, ये वेदांता के मूव्स हैं और आज भी दिन के हाईस पर आके खड़ा हुआ है। कविता जी, ये दोनों स्टॉक प्लीज चेक करके रखिएगा, एक्साइड और वेदांता। किसी में चढ़ती बस में चढ़ने का मौका है या नहीं, उसके लिए आपके पास आऊंगा। उससे पहले दिल्ली चला जाए। असीम आपको रेडी नजर आएंगे दिल्ली से। भाई कल या परसों इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट करा कि मोदी जी से मुलाकात को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हम तो वेट कर रहे थे कि वो कुछ गाड़ियों का कारखाना डाल देंगे कहीं पे, पर असीम बता रहे हैं सिर्फ वो नहीं और भी कुछ एजेंडा में है। असीम क्या अपडेट्स हैं भाई? स्टारलिंक को लेकर कुछ तैयारियां हो रही हैं क्या? कुछ की सर्विसेज जल्द शुरू होने वाली हैं क्या? आप क्या पिकअप कर रहे हो? जी आशीष, सही कहा आपने। देखिए स्टारलिंक काफ़ी समय से कोशिश करी है कि भारत के अंदर एंट्री की जाए और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी जाए, लेकिन कंपनी के पास अभी भी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला है। ये भी बता दूं कि कंपनी ने अक्टूबर 2022 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। वो कंपनी और सरकार के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कंपनी के लाइसेंस को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। अब जब बुधवार को एलन मस्क ने ट्वीट किया कि वो भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, तो सरकार एकदम से हरकत में आ गई है। उनकी पुरानी फाइलों को खोज निकाला और अब उस पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जब मैं सूत्र बता रहे कि अगले 10 दिन के अंदर कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट और लाइसेंस दोनों जारी हो सकते हैं। एक बार कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा ताकि कंपनी इंडिया के अंदर अपने ट्रायल कर सके। एक बार लाइसेंस मिल जाएगा कंपनी को तो कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए कस्टमर से एडवांस बुकिंग भी ले सकेगी। तो ये सारी तैयारियां बैकड्रॉप में चल रही है। जैसे एलन मस्क ने इस बात की घोषणा की कि वो आ रहे हैं भारत में, प्रधानमंत्री मोदी से ही मिलेंगे, तो ठीक उससे पहले ये उनको लाइसेंस मिल सकता है उनके आने से पहले और यहाँ पर आकर के वो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि हम भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आना बड़े पैमाने पे आना, ये ऐसा है क्या जो इनकम्बेंट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा सरदर्द बढ़ेगा, ऐसा मानूं क्या? देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि बहुत सारे फ्रंट के ऊपर उनका ट्रायल चल रहा है। एक तो डायरेक्ट टू मोबाइल पर भी उनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट टू मोबाइल में आते हैं तो उसको यहाँ पर किसी न किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टू होम आ रहे हैं तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी सब्सक्राइबर हैं छोटे मोटे, उनको आप सर्विसेज दे सकते हैं, दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल के ऊपर सर्विसेज देनी है तो हो सकता है कि इसके लिए आपको जो लोकल पार्टनर है वो लोकल टेलीकॉम कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़े। चलिए असीम, बढ़िया। तो भाई एलॉन मस्क के आने से पहले स्टारलिंक पेंडिंग फाइल्स को क्लियर करने की तैयारी और उस बैठक के बाद होप्स कि शायद उनका ईवी का काम का यहाँ पे टेस्ला सेटअप करता हुआ नजर आया, उसका अनाउंसमेंट देखते हैं उस मीटिंग के बाद क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन टेलीकॉम की चर्चा छेड़ी गई तो वोडाफोन आइडिया के बिना क्या है चर्चा पूरी होगी नहीं। सीएनबीसी आवाज की वो जो खबर थी 20,000 रुपए कैसे मोबिलाइज होंगे, एक बड़ा एफपीओ करने की तैयारी होगी, वही एक मीन्स है इनके पास, खबर पुख्ता हो गई। 18,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए 10 से 11 रुपए है ना प्राइस बैंड एफपीओ का, 10 से 11 रुपए एफपीओ का प्राइस बैंड। धर्मेश, आई एम श्योर आपकी टीम ने कैलकुलेशन करे होंगे, 11 रुपए के कट ऑफ प्राइस पे लगाऊं या नहीं लगाऊं पैसा? कहना मुश्किल है कि स्टॉक पे इसका रिएक्शन करेगा, बट अगर बिजनेस टेक लें तो आप 11 रुपए में भी क्यों लगाओगे? यहाँ तो 20% तक का प्राइस करेक्शन हो जाता है। 24,000 करोड़ रुपए तो इनको सालाना इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। सो इक्विटी रेजिंग अगर बिजनेस के लिए हो रही हो तो समझ में आता है, बट अगर डेट सर्विस के लिए आप इक्विटी रेज तो छोटे अमाउंट होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से इनको जो स्कीम करना चाहिए था वो स्कीम होना चाहिए था आपका यस बैंक का, जैसा बेल आउट किया गया था।
से एक बड़ा इक्विटी रेजिंग होता है यस बैंक के तरह, सो वहाँ पर सेंस बनता। तो 5-6 रुपए के लेवल पे, वो भी 18,000 करोड़ नहीं है, इनको 2,40,000 करोड़ का इनके बैलेंस शीट पर डेट बैठा हुआ है। तो डालना दूर ही रहे, डेट एकदम दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे। ये यथास्थिति बनी हुई है स्टॉक के साथ। कोई भी एफपीओ कितनी भी, वैसे बहुत अट्रैक्टिव तो लगा नहीं एफपीओ का प्राइस बैंड, लेकिन फिर भी दूर रहेंगे, इस पर सब्सक्राइब करने की जरूरत है नहीं। चलिए धर्मेश, थैंक यू सो मच। इस बीच अच्छा, हमें एक्सपर्ट्स के बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज पे जाने का वक्त हो रहा है। उससे पहले यतिन के पास चलेंगे, हमारे खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक विद मोटा भाई। ये मोटा भाई यतिन मोटा वाला मोटा है कि वो जो गुजराती में मोटा भाई कहते हैं? वो आप जो आपको जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कह सकते हैं। ये दोनों के लिए फिट बैठता है? हाँ, दोनों के लिए फिट बैठता है, क्योंकि मैं गुजराती भी हूँ और मोटा भी हूँ। मतलब मोटा वैसे नहीं, यतिन मोटा वाला मोटा है। आज क्या रडार पे? तो देखिए आशीष, दो स्टॉक्स, सबसे पहले टाइटन, और यहाँ डीलर्स जो हैं एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। बहुत व्यू सिंपल है, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं, डिमांड ऑन द ग्राउंड वीक तो है ही, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड यहाँ एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप आज ओपन इंटरेस्ट देखें तो 3% बढ़ा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बिल्डअप हो रही हैं अप्रैल सीरीज में। और डीलर्स की अगर आप माने तो 3600 के नीचे 3580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी 40-50 रुपए का डाउनसाइड डीलर्स को लगता है अप्रैल फ्यूचर्स में आ सकता है इस काउंटर में। इसके अलावा बीईएल और डिफेंस स्टॉक्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्सेस द मार्केट। दोनों बीईएल और एचएल अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट में। और अगर हम बीईएल की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 6% नीचे है, यानी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है 240-245 के लेवल्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, यानी अगले हफ्ते के लिए जो ट्रेड डीलर्स ले रहे हैं मोमेंटम के लिए पीएसयूज में, वो बीईएल पे ले रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये कुछ काउंटर्स। बीएल इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर, 233, और अब तक अप्रैल की सीरीज को डोमिनेट किया है इस स्टॉक ने। टाइटन सेल और 2.5% नीचे, डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट हिट करता है। इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर टाइटन। यहाँ पे ट्रेड कलेक्ट कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मानस से। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, कोई नया ट्रेड नहीं रहेगा। जो मैंने मॉर्निंग में आईआरसीटीसी को रिकमेंड किया था, वहीं पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। तो आईआरसीटीसी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1060 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, तो 1049 के स्टॉप लॉस से आईआरसीटीसी के फ्यूचर में खरीदारी करिए 1080 के टारगेट के लिए। भाई साहब, आईआरसीटीसी की ट्रेन निकल पड़ी है। सुबह पिक के तौर पे कुछ देर पहले सतपुते साहब ने भी मेंशन करा और मानस कह रहे हैं इसी को छोड़ने का नहीं है, मंडे के लिए भी इसी को कैरी करना है। भाई आईआरसीटीसी रडार पर रखिए, बीटीएसटी पहला। सतपुते साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक और क्या ट्रेड है? आशीष जी, देखिए मेरे रडार पे है क्रॉम्पटन। अगर आप क्रॉम्पटन का चार्ट देखें तो आज इसने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 डीएमए को सरपास किया है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 10% जंप है। तो जिस तरह से इसका डेटा पैन आउट है, इसका टेक्निकल पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिलेगा। 315-320 ये बीटीएसटी का टारगेट होगा क्रॉम्पटन में। स्टॉप लॉस होगा 290 का। यहाँ पे अच्छा मूव देता हो यहाँ पे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी गिरीश जी, रडार पे क्रॉम्पटन ही था, चॉइसेस कम है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज कमिंस इंडिया। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। स्टॉक ने काफी पूरे दिन होल्ड किया, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, 10 डेमा के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। 3065 प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 3020 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 3165 रुपए के। कविता जी, मैं आ रहा हूं उन दोनों मोमेंटम स्टॉक्स पे, लेकिन इस समय बीटीएसटी कौन सा या एसटीबीटी कौन सा? सो आशीष जी, बीटीएसटी के लिए आईएक्स इज लुकिंग गुड। आईएक्स अपने 150 के लेवल के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन हुआ और अपने काफी कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए भी दिखे हैं। 151 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अंटिल काउंटर 147 के ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ पोजीशनिंग बनानी चाहिए। ऊपर में 155, 159 के प्राइस टारगेट। ओके, आईएक्स। रचना जी, आपकी कॉल क्या रहेगी मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, मेरी तरफ से जो कॉल रहेगी दैट इज एचएएल। एचएएल में हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे 3645 के करीब करंट प्राइस है फ्यूचर्स पे। हम इसमें 3620 का एसएल लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 3700 एंड 3750।
ओके भाई साहब, IRCTC, क्रॉम्पटन, कमिंस, IEX, HAL, सारे BTST आइडियाज, बेहतरीन पिक्स आपकी स्क्रीन पर। अमित जी, आप जरा ल्यूपिन को टटोल के रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कविता जी, वो जो दोनों मोमेंटम प्लेज, एक्साइड और वेदांता, किसी में चढ़ना है या छोड़ दिया जाए? पोजिशनिंग अगर देखें तो दोनों ही स्टॉक ने काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दिया है, बट वेदांता जिस तरीके से मूव किया है और मेटल एल्यूमिनियम और इधर हम जिस तरीके से तेजी देख रहे हैं, यहाँ फर्दर मुझे लगता है 385 395 के प्राइस टारगेट ड्यू दिखते हैं। तो जिनकी पोजिशनिंग है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 369 का ऑन वेदांता। एंड इन द सिमिलर वे साइड में अगर आपकी पोजिशनिंग है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 388 का, और ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं फॉर 402 405 की प्राइस टारगेट। अमित जी, ल्यूपिन में इसीलिए मेंशन कर रहा था कि अभी अभी अपडेट आया है। ल्यूपिन की जो दबाशा फैसिलिटी है उसे US FDA का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है। कोई ऑब्जर्वेशन, कोई आपत्ति नहीं, क्लीन चिट मिला है, इसीलिए एकदम से थोड़ा सा स्पाइक आपको नजर आ रहा है। अमित जी, ल्यूपिन में क्या करा जाए? जी आशीष जी, लुपिन का पोजीशनिंग तो काफी अच्छा 10 और 20 डेमा पे ब्यूटीफुली रेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द डे 1640 तक के भी भाव इसने दिखाए थे। थोड़ा सा निफ्टी प्रेशर में आ गया तो इसने इंट्राडे गेन्स गिव अप कर दिए। तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स लगभग 1675 के रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर 1640 के ऊपर मंडे के सत्र में निकले तो तेजी फिर जल्दी बनेगी इसमें। ओके, 1640 वॉच आउट करने की जरूरत। तेजी कर रहे हैं तो 1600 के स्टॉप के साथ तेजी की जा सकती है इस स्टॉक में। लाइए भाई, वीरू के पास चला जाए। निफ्टी बैंक के समीकरण, वीकनेस बढ़ती ही चली गई। एज वी स्पीक 1% से ज्यादा का दबाव, 22,500 के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक 450 अंकों का दबाव झेल रहा हुआ। ब्रेथ जहां थी उससे थोड़ी सी और डिटोरिएटेड है, अब क्लियरली 1:2 का रेशियो है। जितने ट्रेड हो रहे हैं 2/3 लाल निशान में। वीरू, सेशन की समाप्ति तक समीकरण बिगड़ते चलेगा। आज सैंडविच सेशन भी था, छुट्टी से आए, छुट्टी पे चले जाएंगे, मंडे को फिर लौट के आना है। थोड़ा सा वीकनेस बढ़ी है, क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है निफ्टी बैंक प्लेसिंग कैसी लग रही है? देखिए आशीष, एक तो TCS डे हाई पे क्लोज हो रहा है, तो ये लॉन्ग ट्रेड के फेवर में आता है, ठीक है, बट मैं इसको कंसिडर ज़्यादा नहीं करूँगा। 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स की जो वीकनेस थी, फॉर इंस्टेंस रिलायंस का 10 डेमा तोड़ देना, ये वीकनेस निफ्टी पे ज़्यादा हावी हुई है। देखिए टेक्निकली आपका बेस अभी वायलेट नहीं हुआ है 22,500, बट एज ए डे ट्रेडर तो आपको एग्जिट करना ही था, आप कर चुके होंगे। पोजिशनली भी मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं रखना चाहिए आशीष यहाँ पे। अगर आप पोजिशनली ट्रेड रख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग ए बेट ऑन आई थिंक एंटायर अर्निंग सीजन इन ये TCS पे और निफ्टी की IT की परफॉर्मेंस पे। मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम मंडे को आके एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ले लें, यहाँ पे ज़्यादा दाव खेले नहीं आशीष, क्योंकि अगर मंडे को खुलते साथ 22,500 भी चला गया स्क्रीन पे, तो याद रखिएगा 10 डेमा के साथ साथ आप वायलेट कर देंगे 20 डेमा को भी, या फिर 20 डेमा की तरफ चले जाएंगे, और वो आता है करीब 22,390 के स्तर पे। तो मेरे ख्याल से अगर वाकई TCS में स्ट्रेंथ हुई, TCS ने चलना शुरू किया, तो मंडे को पकड़ लेंगे। बट अगर आपने पोजिशनली रखा हुआ है और आप ट्रेड आपके ग्रिप में है, एक दिन पहले ही हमने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, मेरे ख्याल से मैं होता ना आशीष तो यहाँ पे सब कुछ निपटा के जाता, फ्रेश पर्सपेक्टिव मंडे को आके लेता। निफ्टी बैंक में कोई दिक्कत नहीं आशीष, निफ्टी बैंक में मेरा बेस 1 अभी भी वायलेट नहीं हुआ है और इसको लेके मैं अभी भी चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिर भी ठीक है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिस्क रिड्यूस करते हैं, इंडिसेस पे कुछ लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार के लिए 10 डेमा का वॉल्यूशन 20 डेमा को ले आएगा, और निफ्टी बैंक में तो अभी 10 डेमा भी नहीं आया है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। और IT ने अगर अच्छा किया और आज US ने अच्छा पुल बैक दे दिया, तो मंडे को फिर 22,650 के ऊपर पकड़ लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा जिटरी लग रहा है आशीष निफ्टी इस वक्त। ओके, ये दीजिए भाई साहब, स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। अब अपन मंडे को जब लौट के आएंगे तब कुछ फ्रेश अप्रोच रखेंगे भारतीय बाजारों। देखते हैं वीकेंड के समीकरण कैसे रहते हैं। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट शेयर करने का समय हो गया है। इस हफ्ते का जो मुकाबला था वो रूपक, समीत और जतिन के बीच में था। बाकी दोनों खिलाड़ियों के साथ दिक्कत आई पोर्टफोलियोज में, पर जतिन ने इस वोलेटाइल बाजार में भी, एक ट्रंकेटेड वीक में भी 6% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए।
इनफैक्ट जतिन के जो प्रिफर्ड पिक्स थे, जो टॉप आइडियाज थे, उसमें डेटा पैटर्न, मेट्रोपोलिस हेल्थ, आरबीएल बैंक और टाटा कंज्यूमर थे। तो इन सब के परफॉर्मेंसेज आपकी स्क्रीन पे। जतिन, आउटशाइन कर गए आप बढ़िया तरीके से, पर आज बाजार के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। आपके पीयर सेट्स का पोर्टफोलियो इस हफ्ते गड़बड़ाया था। मुश्किल हो रहा है क्या ट्रेड करना? मुश्किल हो रहा है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना? बाजार को लेकर आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर जो बाजार की बात करूं तो डेफिनेटली ये वीक बहुत ही ट्रिकी था। 22,750, 22,770 एक क्रूशियल जोन था जहां पे एक टेक्निकली अपर एंड ऑफ दी राइजिंग चैनल था। तो वहां पे एक क्रूशियल लेवल होने के कारण मेरे को लगता है कि बाजार में थोड़ा एक वॉलेटिलिटी का मूव आ गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डिसाइसिवली हम 3 दिनों के लोज के नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक साइन ऑफ वीकनेस है। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो अराउंड 22,370 के आसपास आ रहा है। लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आज पोस्ट मार्केट अभी टीसीएस के रिजल्ट आएंगे, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी में जरूर पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक आई थिंक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग कि हम लोग एक फॉल ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लिया है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस पूरे हफ्ते गेम शो को खेला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड। और निफ्टी ऑलमोस्ट 22,506 पे, यानी अपने ऑप्शन बेस 10 डिमा पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। इट्स अ वीक क्लोज, याद रखिएगा। और 540 के नीचे आई थिंक ये एक बहुत ही ख़राब क्लोज है, बट स्टिल ऑप्शन बेस के ऊपर है। बट सारा कुछ डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की अर्निंग्स टीसीएस देके जाता है। टीसीएस आपकी स्क्रीन पे जहाँ क्लोज हो रहा है वो इसकी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। खैर, इस क्लोजिंग को देखने के लिए चलते हैं बॉल पे आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। हाँ, दिक्कत भरी क्लोजिंग है, देखने का ज़्यादा मन कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 1% के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज की समाप्ति करने के मूड में है। 22,500 के कुछ शेड ऊपर इस समय ट्रेड होता हुआ, लेकिन काफी वीक सेशन। लग नहीं रहा था सुबह की इतना बुरा हाल होगा। तो ना सिर्फ शायद ग्लोबल क्यूज, बल्कि वो मॉरिशस ट्रीटी रिलेटेड भी कुछ ओवरहैंग्स, सेंटिमेंट, नर्वसनेस, वो सब स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। आईटी 3/4 दोनों पॉकेट दबाव में थे। आईटी दबाव में था, बैंक्स दबाव में थे। बैंक्स 1% कमजोर थे कुछ से। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप समीकरण ठीक थे, लेकिन जाते जाते वो पॉकेट भी वीक हो ही गई। 2/3% मिड कैप्स में दबाव था। स्मॉल कैप्स 0.5% कमजोर हो गए। जब हमने 2 बजे शो शुरू करा था तब उस समय फ्लैटिश टेरिटरी के आसपास थे, वीकनेस बढ़ी, ब्रेथ डिटोरिएट हो गई। एक बड़ा तो 2 गिरे, यानी कि 2/3 स्टॉक्स लाल निशान में थे आज की ट्रेडिंग सेशन में। याद रखिएगा, बाजार बंद होने के बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स और हमारा इन्फ्लेशन नंबर मार्च का। कीनली अवेटेड होगा, खासतौर पर यूएस के डिसअपॉइंटमेंट के बाद। टीसीएस नंबर से पहले 4,000 की शेड ऊपर हरी निशान में, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे। एक बार सेक्टोरल पॉकेट दिखा दीजिए पूरी कहां से वीकनेस आई। वैसे वीकनेस 3 हैवीवेट थे, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और तीसरा इन्फोसिस। इन तीनों ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया। सेक्टोरल रुझान आपकी स्क्रीन पर, रियल्टी बस फ्लैट था, बाकी सारे सेक्टोरल पॉकेट्स 11 कमजोरी के साथ आज कामकाज कर रही थी। कोई बैंक्स 1/3%, कोई फाइनेंशियल्स 1%, सरकारी बैंक्स 1.25%, सीपीएससी 3/4% दबाव में, आईटी 3/4% ज्यादा का दबाव, सब प्रेशर में आया। अब वो हीट मैप प्लीज लेकर आइएगा, ये ज्यादा रिफ्रेश। रियल्टी दबाव में आ गया, ये भी सब दबाव में, कोई सेक्टर बचा नहीं था भाई साहब आज। हीट मैप दिखा दिए निफ्टी 50 का क्विकली। चुनिंदा स्टॉक्स हरे में, बाकी पूरी स्क्रीन लाल में थी। और वो जो हेवीवेट्स कह रहा था मैं, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, उधर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब दबाव में। इवन आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर में थे। ये सब हेवीवेट्स ने आज दिक्कत कर दी भारतीय बाजारों की। अब देखते हैं कैसा टीसीएस, अब देखते हैं कैसा वो इन्फ्लेशन का आंकड़ा, जिस पर हम लोग मंडे को रिएक्ट करेंगे। कोई पोजीशन हम कैरी करके इस वीकेंड नहीं जा रहा। वीकेंड एंजॉय करिए भाई, देखेंगे होपफुली अगले हफ्ते समीकरण सुधरेंगे, ऐसा वो खिलाड़ी के विनर्स गेडिया साहब भी मेंशन कर दिए। देखते हैं अगला साल व्हाट्स इन स्टोर, अगले हफ्ते व्हाट्स इन स्टोर। एक काम करा जाए, आज जो सुबह सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स मेंशन हुए, देख लेते वहां पे किस तरह का समीकरण बैठा था। नीरज ने सुबह ISGEC कहा था, वो कुछ सब्सिडरी ने विदेश में प्लांट शुरू कर लिया, कमजोर बाजार में 5% खड़ा था। वेदांता आज वायदा के टॉप गेनर्स में था, सुबह ही मेंशन हो चुका था, 3% मजबूत था।
सन फार्मा वो प्लांट पे गाज गिरी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज प्रेशर में आते हुए नजर आए है नहीं, अपने पास भी है। आशियाना हाउसिंग 9-10% मजबूत, बहुत अच्छे क्वार्टरली अपडेट। प्रोटीन ईगव ये वेडनेसडे को भी 6% चला था उस लास्ट ट्रेड के बीच, उसके ऊपर 5% और मजबूत। दमखम लौट आया स्टॉक में, पटेल इंजीनियरिंग 0.3% ऊपर था। एस्टर डीएम में 2.5% की मजबूती थी। तो बढ़िया रहा आज के, दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको भरपूर मिले सुबह के उस शो में। वीरो वीकेंड सामने खड़ा है। हाँ, वीकेंड सामने खड़ा है और थोड़ी क्लोजिंग अच्छी नहीं रही, थोड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, बट ये है कि कूलिंग ऑफ हो गया आशीष। पर होता है कभी कभी ऐसा। मैं कह रहा था कल की छुट्टी से लौट के ऐसा लग रहा था 2-3 दिन और काम कर सकते थे, उसके बाद छुट्टी आ सकती थी, थोड़ा जल्दी आ गई। हाँ, ये छुट्टी पड़नी चाहिए, शुक्रवार को पड़े। पर पता है मुझे ना मिड वीक की छुट्टी बड़ी खलती है। अपना सैटरडे संडे अच्छा है, सारे कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। पूरे दिन जुबान पे बुधवार चढ़ा रहा, गुरुवार गुरुवार छुट्टी से लौट के नहीं आया, शुक्रवार दिमाग में चढ़ जाता है। शुक्रवार चढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी कूलिंग ऑफ हो गई, बट निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ा है। बहरहाल टीसीएस डे हाई पर आज क्लोज हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट हमको कुछ तो सहारा मिले आईटी का। आईटी बड़ा क्रिटिकली पॉइज्ड है, बड़े क्रिटिकल एज पे बैठा हुआ है। आशीष, मैं, नीरज जी, हर्षदा, एक बार फिर से पूरा का पूरा पैनल सोमवार को सुबह आपके साथ जुड़ेगा मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार और बेहद शानदार रहे आपका ये सप्ताह। यस।